Political science international relations optional is giving consistently maximum toppers every year. लेकिन हमें समझना होगा कि क्या करते हैं वो लोग जिससे 300 प्लस स्कोर आ जाता है, राइट? ये सेशन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बट समझ लीजिए कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए अगर कोई भी पीएसआर ऑप्शनल के थ्रू यूपीएससी सिविल सर्विस जर्नी में आ रहा है। हम इसमें सबसे पहले पीएसआर का नेचर को समझेंगे, उसके बाद क्या करना है पीएसआर को लेकर, मतलब स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट, स्टडी प्लान, आंसर राइटिंग टेक्निक, इसको भी जानेंगे। पीएसआर का जो सिलेबस है उसको भी हम टॉपिक वाइज एनालाइज करने वाले हैं, तो इस वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। पहले नेचर से शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये भी एक बड़ा रीजन है कि इतने सारे टॉपर्स पीएसआर के थ्रू अपनी तैयारी शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग हमें क्या लगता है? जो एप्लीकेशन बेस्ड हो, यानी कि जिसके साथ हम रिलेट कर पाते हो। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटी के, पॉलिटी जो आप जीएस में पढ़ते हैं वो तो यहां पर आपके कवर होते ही हैं, प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस। एक बार आप पीएसआर ऑप्शनल में मेरे साथ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लेते हैं जो पेपर 2 में है, तो समझ लीजिए कि जीएस के लिए मोक्ष मिल चुका है, क्योंकि हम इतने डेप्थ में पढ़ लेते हैं ना। तो आईआर इज अबाउट डायमेंशंस, और जो अपडेशंस आप देखते हैं दे आर लाइक स्प्रिंकलिंग ओवर दी, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर। कई लोगों को लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब होता है कि हमें जो अपडेट्स आ रहे हैं, ये विजिट्स आ रही हैं, ये सब कुछ रटना होता है। ऐसा नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायमेंशंस, यानी कि इंटरेस्ट के एरियाज क्या हैं, टाइप ऑफ डिप्लोमेसीज क्या हैं, और अल्टीमेटली क्या हम अचीव कर रहे हैं। इन्हीं चीजों पर ध्यान देना होता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपके लिए बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स होगा, बिल्कुल ही नया होगा। जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी। क्या आपने ये वर्ड्स नहीं सुने? सबने सुने हैं। आप जितने भी टॉपर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स देखेंगे इंटरव्यू की, चाहे वो किसी भी ऑप्शनल से हों, आपको लगता है कोई भी इंटरव्यू बिना इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है? बहुत ही कम ऐसे इंटरव्यू होंगे। यानी कि रशिया, यूक्रेन, इजराइल, गाजा, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, यूएसए, हेजेमनी, डिक्लाइन ऑफ हेजेमनी, चाइना। तो यानी कि ये एक मतलब कॉमन क्वेश्चंस बन गए हमारी सोसाइटी के, और इन पर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको पीएसआर ऑप्शन में मिल जाती है। तो इंटरेस्टिंग हुआ सब्जेक्ट। करंट अफेयर्स बेस्ड है, ये पीएसआर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। यानी कि जैसे पेपर 1 सेक्शन ए, अभी हम डिटेल में सिलेबस तो समझेंगे इस वीडियो के थर्ड पार्ट में। तो वहां पर आप बेसिकली टीटीआई, ये 3 सेक्शंस को पढ़ते हो। टी से थिंकर। 2 तरह के थिंकर्स आपके होते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में आप प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मिल, मार्क्स, ग्रैम्सी, हना, इनको पढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे जो बुक अगर मार्केट में है आप उसको डिटेल में पढ़ने लग जाएं, क्योंकि कई सारी जो बुक्स हैं वो ग्रेड, पोस्ट ग्रेड के लिए बनी है। वहां पर हो सकता है 20 थिंकर्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ 10 ही हैं, राइट? प्लस वहां पर जो लिखने का आपका अप्रोच है, अभी मैं बताऊंगा वो अप्रोच, तो उसमें भी हमारा डिस्टिंक्शन है। जैसे पेपर 1 सेक्शन ए है, मैंने इसी का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि सबको पता होता है कि पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, पेपर 2 सेक्शन भी, हाँ वो तो कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड है, या पेपर 1 सेक्शन भी वो पॉलिटी वाला बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर जो थियोरी वाला पार्ट है जिसमें आप पढ़ते हो डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, तो अब इसके बारे में अगर हमें पता है कि कुछ करंट डिबेट्स चल रही हैं, तो उन डिबेट को भी अगर आप अपने आंसर में यूपीएससी में लिंक करते हैं तो इट गिव्स यू एन एज। और वो सब कुछ हम नोट्स में ही इंटीग्रेट करके आपको पढ़ाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी यहीं पर बिल्ड होती है। मैं पीएसआर ऑप्शन को एज वन, यू कैन से, स्ट्रक्चर देखता हूं, नॉट सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट टॉपिक्स। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा एक एडवांटेज पीएसआर ऑप्शन का है कि ये जीएस के साथ ओवरलैप करता है, लेकिन आपने सुना है कि अपने आप में भी एक ह्यूज ओवरलैप रखता है। अगर स्मार्टली इसको पढ़ा जाए, इसके सिलेबस को रीऑर्गेनाइज किया जाए, तो हम कम समय में मल्टीपल टॉपिक्स को साथ में रिवाइज कर सकते हैं और आंसर्स में इंटरलिंक कर सकते हैं। और यही इंटरलिंकेज है जो आपको बूस्ट देती है, मार्क्स का बूस्ट देती है। और जो भी करंट अफेयर्स की हैपनिंग्स हैं, अब ऐसे नहीं सब कुछ पढ़ना। अब जैसे इंडिया इजराइल, या ईरान इजराइल, मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स एंड इंटरेस्ट ऑन, मतलब इम्पैक्ट ऑन इंडिया, अब इस पे हो सकता है 50, 100 ऐसे आर्टिकल्स आ गए हों तब से। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आपको सब कुछ पढ़ना? नहीं। आपके पास एक सोल्यूशन है,
द PSR Pulse मैगजीन दैट आई प्रोवाइड, स्वाति द टॉपर, मतलब PSR में हाईएस्ट मार्क्स इन इंडिया, शी एक्चुअली रेफर्ड दिस, मतलब वो कितनी जगह इंटरव्यू में बोला कि जो PSR Pulse की अप्रोच थी मेरी, तो उस अप्रोच से कैसे उनको मार्क्स में बूस्ट मिला। तो यानी कि करंट अफेयर्स में जो एज आप ले लेंगे यहाँ पर, जो PSR आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो आपको GS में, पॉलिटी एंड IR में एक डेफिनेट एज देगी, क्योंकि पॉलिटी IR में कौन सी थीम से क्वेश्चन आए ना कैसे पता लगता है, जो पिछले 1 से 1.5 साल में काफी ज्यादा न्यूज में हो। अगर साउथ चाइना न्यूज में था तो उस साल GS में भी और PSR में भी, दोनों में साउथ चाइना सी पर सेम थीम पर क्वेश्चन आ गया, राइट। अगर मालदीव्स न्यूज में है, इंडियन ओशन रीजन न्यूज में है, तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर, राइट। तो यानी कि जो न्यूज में है ना, वो अपने आप में हमारे लिए गिफ्ट है कि यार सबकी नजर इस पर है तो UPSC की नजर इस पर है, तो हमें बहुत कुछ नहीं, हमारा मैक्सिमम जो क्वेश्चन का वेटेज कितना है भाई, 10, 15 एंड 20 मार्कर, हमें 200 से 220 वर्ड्स क्रिस्प चाहिए, अच्छे एग्जाम्पल, कोट, स्कॉलरली पर्सपेक्टिव, थ्योरेटिकल इंटरलिंकेज, ये चाहिए, और वो सब आपको एक जगह आसानी से मिल सकता है, राइट। तो करंट अफेयर्स वाला एस्पेक्ट यहां पर कवर होता है। तो थियरी वाले में भी इसका इस्तेमाल होता है, पेपर 1 सेक्शन ए में भी, पेपर 2 सेक्शन, पेपर 1 का सेक्शन बी का ही पहले बता देता हूं आपको। पेपर 1 सेक्शन बी में यहां पर जो आप कोर पॉलिटी वाला पार्ट देखते हो, वहां पर भी वो थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है जो काफी ज्यादा न्यूज में हो। एग्जाम्पल, आपने देखा कि रिसेंटली जो अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया रिगार्डिंग तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट, सुना आपने? तो ऐसे में मैंने उस पर डिटेल्ड एक्चुअली डिस्कशन किया था, यूट्यूब पर अलग से वीडियो भी है, प्लस आर्टिकल 142, राइट। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि आर्टिकल 142 तो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह, न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज किया जा रहा है, तो अगर वो न्यूज में है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, राइट। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, अब आप क्योंकि PSR में है तो आप PSR का थोड़ा टेस्ट ऐड कर देंगे इसमें आंसर में, और PSR और का टेस्ट ऐड करने के लिए दो ही चीजें हैं, थियरी और स्कॉलर, और वो सब कुछ आपके नोट्स में है, और यही नॉलेज फिर आपको GS में भी हेल्प करेगी, क्योंकि GS में भी गवर्नर से क्वेश्चन आपको पता रिपीट होता है, गवर्नर का ऑफिस एंड हाउ इट इज इंपैक्टिंग फेडरलिज्म। तो इस तरीके से हमें थीम्स आइडेंटिफाई करती चलनी है। पेपर 2 तो है ही IR को डेडिकेटेड, सेक्शन ए अभी हम डिटेल में ओपन करने वाले हैं, सेक्शन बी इज अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो कि डायरेक्ट ओवरलैप करता है आपके GS के IR वाले पार्ट के साथ। फिर एक मिथ है कि इसमें ना बैकग्राउंड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको टॉप करना है, यू डोंट नीड बैकग्राउंड। इतने सारे जो टॉपर्स आप देखते हैं कि कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कोई मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है, अप्लाइड साइंस बैकग्राउंड से है, इवन ह्यूमैनिटीज के भी डिफरेंट डिसिप्लिन से बच्चे PSR ऑप्शनल को चूज करके, स्कोर करके फाइनली सर्विसेज को ज्वाइन कर रहे हैं। कारण मास्टर ऑप्शनल और जो एडवांटेजेस, मतलब PSR का नेचर उनके साथ लिंक होता है, इस वजह से। क्या बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत है? अगेन आंसर इज नो। एग्जाम्पल, अब पॉलिटिकल थियरी पर कोई स्टूडेंट ने कहा कि हम सर OP गाबा पढ़ें, एंड्रू हेवुड पढ़ें, इग्नू के नोट्स पढ़ें, लेकिन आप ये देखिए ना कि आपको उस पर्टिकुलर यूनिट का वेटेज क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि यूनिट का वेटेज देखकर ही किसी टॉपिक को शुरू करें। अगर फॉर एग्जांपल प्लेटो है, अब प्लेटो में कई बच्चे 1 महीना गुजारते हैं, मजा आता है पढ़ने में, डेफिनेटली आपको एक डेप्थ मिलती है आपके सोचने विचारने में, वो तो है ही कि जैसे आप PSR ऑप्शन शुरू करेंगे तो 1 से 1.5 महीने में यू विल सी सिग्निफिकेंट डेप्थ कमिंग इन योर थॉट्स। बट लेकिन क्या उसके लिए आपका 1 महीना यूज करना जस्टिफाइड है? PSR ऑप्शनल 500 मार्क्स का है, अगेन फिर GS में, ऐसे में ओवरलैप है, 450 मार्क्स का वेटेज आप वहां पर ऐड कर लीजिए। टोटल आपकी जो फाइट है वंस यू स्टार्ट PSR ऑप्शनल, that is for 950 marks out of 1750. Think like this. Think like कि you are entering into the game and you have to score points. अब प्लेटो में 5 साल में 2 क्वेश्चन आए, तो अब क्या 1 महीना यूज करना ठीक है क्या? अगर हम पूरी नॉलेज प्लेटो की जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, जितनी तरह की थीम्स आज तक आई हैं 10 साल के PYQ को एनालाइज करके भी, अगर वो पूरा आप 4 क्लास में कंप्लीट कर सकते हो, एनरिच्ड क्लास 4 क्लास, दैट इज एनफ, दैट इज व्हाट इज नीडेड। लेकिन आप कहेंगे सर फिर यूनिट वाइज वेटेज तो एनालिसिस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूं यहां पर। ये देखिए, तो पूरा PSR ऑप्शनल की जो यूनिट्स हैं
उसका वेटेज आपको ऐसे दिख जाएगा, जैसे 2024 में पेपर 1 सेक्शन ए टॉपिक नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस, तो यहां से 30 मार्क्स का वेटेज था, फिर 35, 10, 15, 30, 10, 50, तो हम ऑन एन एवरेज मानकर चल रहे हैं कि भाई 10 मार्क के 2 क्वेश्चंस या 10 मार्क एंड 15 मार्क 1 क्वेश्चन, यानी कि 20 से 25 मार्क्स का एक एवरेज वेटेज मान लें। फिर आइडेंटिफाई करें कि यार कितनी तरह की थीम्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ रही हैं, तो कैसे पता लगेंगे? फॉर दैट यू नीड टू रेफर बेसिक किट। बेसिक किट भी मैं आपको शो करता हूं, ये रही पीएसआर की बेसिक किट। तो यहां पर यूनिट वाइज टॉपिक, मतलब यूनिट वाइज पीवाईक्यूज का एनालिसिस है। तो आप देखेंगे, आप 10 इयर्स की भी अगर रेफर कर रहे हैं, जो कि मैं हर क्लास में पढ़ाने से पहले आपको यही एनालाइज कराता हूं, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो भी आप कंटेंट अभी अगले 2 घंटे में, 2.5 घंटे, 3 घंटे में पढ़ने वाले हैं, उसकी वैल्यू क्या है। एक क्लास की वैल्यू 10 to 15 मार्क्स, एंड एट द एंड ऑफ द क्लास वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या जो पीवाईक्यू सर ने क्लास में एनालाइज कराए थे स्टार्टिंग में, एम आई गेटिंग द कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस मिल रहा है आपको एट द एंड ऑफ द क्लास, दैट इज व्हाट आवर अचीवमेंट इज। आज का अचीवमेंट वही होगा हमारा, राइट? तो जब आप एनालाइज करेंगे, मैं यूनिट वाइज इसी अप्रोच से पढ़ाता हूं, तो आप पाएंगे कि 4 थीम है। फॉर एग्जांपल पेपर 1 सेक्शन ए टॉपिक नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस से 4 थीम जो रिपीट होती हैं, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं लेकिन थीम 4 है। अब इस टॉपिक के लिए आप 3 बुक रेफर करने लग गए, तो मतलब दैट्स नॉट वर्थ इट। उतने समय को आप कहीं और यूज करो, जीएस रिवीजन में यूज कर लो, पीएसआर रिवीजन में यूज कर लो, टेस्ट प्रैक्टिस में कर लो, बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए। पीएसआर में कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, क्योंकि हम पीवाईक्यूज एनालाइज करके देखेंगे, फिर देखेंगे अपने कंटेंट को ओपन करके, यार हमारे कंटेंट में अगर वो कंटेंट ऑलरेडी है हमारे नोट्स में, डन। अल्टीमेटली हम रिवाइज करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है ना? तो ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड नहीं है। हालांकि जो बुक्स हमारे टॉपिक वाइज अमंग द बेस्ट हैं, उनको भी मैं एंड में आपको शो करने वाला हूं, ठीक है? फिर उसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं, क्या हम कंसाइज करके कर सकते हैं। पहले मिथ्स पे बात कर रहे हैं, फिर स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। क्या पीएसआर के लिए बहुत कुछ रटना पड़ेगा? क्या बहुत कुछ रटना पड़ेगा? क्या आंसर इज नो। कारण देखिए, समझने वाला सब्जेक्ट है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है पीएसआर में। जैसे इक्वालिटी का आइडिया है, तो इक्वालिटी के टाइप्स क्या हैं? शुरुआत में बच्चा सोचता है कि मैं बचपन से या ग्रेजुएशन में और मैं कुछ कीवर्ड्स को रटता था, उससे काम हो जाएगा। अरे अगर आपने किसी सब्जेक्ट की एसेंस को पकड़ लिया, इवन मैं तो पॉलिटी में भी ऐसे ही पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं कि यार कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के दिमाग में जाकर सोचो, मतलब अल्टीमेटली व्हाई दे वर एक्चुअली ब्रिंगिंग दीज प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपने व्हाई को पकड़ लिया, तो कितनी सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने इमीडिएटली, आपको वो सेंटेंसेज, वो स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा, लेकिन व्हाई क्लियर है आपको उस सब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो यू विल बी एबल टू राइट अ गुड एनालिसिस। और जीएस के आंसर में और पीएसआर में डिफरेंशिएटर इन्हीं चीजों से तो होता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि एक बार आपने एसेंस से किसी टॉपिक को पकड़ लिया तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है? लेकिन हाँ, कुछ चीजें, मतलब मैं कहता हूं कि फिर एक होता है कि यार एनालिसिस हमें आ गया, समझ में आ गया, और हमें पीएसआर में कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन 310 प्लस स्कोर कौन ला रहा है? उन टॉपर्स की कॉपीज जब मैं डिकोड कराता हूं क्लास में, तो मैं आपको दिखाता हूं कि देखो, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लिखना और एक एनरिच्ड पॉइंट्स लिखना, इसमें ये डिफरेंस है। तो कैसे आएगा? वो हम नोट्स के साइड में कीवर्ड एक्सरसाइज करेंगे, उससे आएगा। और फिर जब हम बार बार उसको देखते रहते हैं और बार बार हमारे डिस्कशन में, प्रैक्टिस में वो आता रहता है, तो फ्लेयर बन जाता है आपका। यू आर एबल टू एक्चुअली यूज दैट कंटेंट इन योर नोट्स और इन योर आंसर्स। एक मेजर डिफिकल्टी जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जैसे ही वो पीएसआर में आते हैं तो दे फॉल इन लव विद पीएसआर। मार्क्स पढ़ा तो उनको अंदर से फीलिंग आने लगती है कि यार अब तो लाल सलाम, अब तो रिवोल्यूशन ही करना पड़ेगा, मार्क्स से सही तो कोई इंसान था ही नहीं, ठीक है? जब वो प्लेटो पढ़ते हैं तो ऐसे इंस्पायर हो जाते हैं कि यार यही तो रास्ता था, आइडियलिज्म। जब वो मैकियावेली पढ़ते हैं तो रियलिस्ट बन जाते हैं। तो मतलब आपको किसी थिंकर को यूज करना आना चाहिए, स्कोर करना आना चाहिए। आपको यहां नहीं पहुंचना, फिलहाल आपको यहां पहुंचना है, राइट? और दोनों में डिफरेंस हमें समझना है। एक मिथ है कि सिलेबस काफी वास्ट है और ये कंप्लीट कैसे होगा। अभी मैंने एक बात कही थी कि पीएसआर की ब्यूटी है कि पीएसआर अपने आप में भी ओवरलैप करता है। एग्जाम्पल देता हूं, कई बच्चों का वास्टनेस को डिफाइन करने का तरीका होता है, दे काउंट द चैप्टर्स, राइट? कंसिडर डब्ल्यूपीटी,
में आपने थिंकर पढ़ा कार्ल मार्क्स, ठीक, ये आपने मार्क्स को एक चैप्टर काउंट कर लिया। आप आइडियोलॉजीज में गए, आइडियोलॉजीज में आपने पढ़ा मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी मार्क्स के आइडियाज पर ही बना है। अगर आपने यहां पर मास्टर कर लिया है, डोंट यू थिंक दिस इज केक वॉक? अल्टीमेटली मार्क्स के आइडियाज पर ही ये बेस्ड है, along with some other thinkers who fall within the category of Marxism, like Mao, like Lenin, Rosa Luxemburg, etc., Gramsci, etc. तो पॉइंट ये है कि भाई एक बार मार्क्स पकड़ में आ गए, मीन्स मार्क्स पे अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो ये तो केक वॉक है, इन्हीं के आइडियाज पर तो बेस्ड है। तो इसी वजह से जब हम रिवाइज करेंगे तो साथ मिलाकर रिवाइज कर लेंगे, राइट? तो ऐसे समय बचेगा। जैसे और एग्जाम्पल देता हूं, लिबरलिज्म आपने पढ़ा आइडियोलॉजी में, और थिंकर्स में आपने लॉक को पढ़ा। तो लॉक के आइडियाज से आप मॉडर्न लिबरलिज्म का बेस देखते हैं, मिल के आइडियाज में लिबरलिज्म का बेस देखते हैं, तो इन दोनों को आप एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। मतलब एक बार आपने ये पढ़ लिया तो ये आपको लगेगा कि सर ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल पढ़ा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि आइडियाज आए कहां से हैं। फिर इन आइडियाज को स्ट्रक्चर करके विद सर्टेन एप्लीकेशंस आप इस वाली यूनिट में पढ़ते हैं, राइट? यहां पढ़ा आपने। फिर देखिए जब आप पेपर 2 में जाएंगे सेक्शन ए में, तो वहां पर टॉपिक आएगा अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस, और वहां पर भी आप पाएंगे लिबरल थॉट ऑन लिबरल अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मार्क्सिस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर वही बेस आइडिया जो आपने यहां पढ़े थे वहां काम आएंगे आपके। फिर आपको लगेगा सर ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है। अरे बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि वही तो आइडियाज हैं, बस अब हमें अप्लाई करना है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो मतलब ये ब्यूटी है पीएसआर ऑप्शनल की कि यू कैन रीऑर्गेनाइज योर सिलेबस इन अ स्मार्टर मैनर सो दैट यू कैन सेव टाइम। तो जीएस के साथ तो सब समय बचेगा ही, ये भी समय बचेगा। इसको ध्यान में रखकर ही पीएसआर ऑप्शनल स्टार्ट करें। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको इसका। सो टू ईज थिंग्स फॉर यू, आई हैव मेड दिस कंपाइलेशन। बड़ा अच्छा कंपाइलेशन है ये, देखिए पूरे पीएसआर ऑप्शन में हर एक टॉपिक सब टॉपिक का इंटरलिंकेज, कि अगर यहां से क्वेश्चन आ रहा है तो अल्टीमेटली आप कौन से चैप्टर के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं। ये वाला पार्ट रिवाइज करना है तो आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी अप्रोचेज हैं उसको साथ मिलाकर रिवाइज कर सकते हैं। ऐसी थ्योरी ऑफ स्टेट कहाँ कहाँ इंटरलिंकेज है एग्जैक्टली। तो ऐसा पूरा पीएसआर ऑप्शनल में ओवरलैप है, और ये स्मार्टली आइडेंटिफाइड है, एक एक टॉपिक एक एक सब टॉपिक, पूरा पेपर, पेपर 1, पेपर 2, सेक्शन ए, सेक्शन बी, एवरीथिंग। तो मुझे बताइए क्या सिलेबस वास्ट है, या इतना ओवरलैप देखकर अब आपको लग रहा है कि यार व्हाट इज नीडेड इज टू रीऑर्गेनाइज इट, राइट? और यही आपको एडवांटेज देगा। तभी मैंने कहा था कि पीएसआर ऑप्शनल को ना एक साथ हमें समझना। इट्स लाइक कि एक जगह आपने थ्योरी पढ़ी और वो आप अब इस्तेमाल कर रहे हैं आईआर में भी, वहां जो आपने थ्योरी पढ़ी वो आप आईजीपी में, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? जैसे लिबरलिज्म के एग्जाम्पल दें तो लिबरलिज्म आप पेपर 1 सेक्शन में पढ़ रहे हैं, और लिबरलिज्म का इस्तेमाल आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कर रहे हैं। जैसे हमारे जो राइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मिल के आइडियाज हैं, लिबरल आइडियाज हैं, राइट? तभी मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर जीएस में सेम ईयर क्वेश्चन आया फंडामेंटल ड्यूटीज पर और पीएसआर में आ गया, तो जो आपने यहां पढ़ा है ना वही वहां इंटरलिंक हो जाएगा पीएसआर में, और यही चीज हमें सीखनी है। क्लियर है? तो इससे आप कंप्रेस कर सकते हैं, ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, और बार बार जब चीजें अप्लाई करते हैं तो दिमाग में वैसे ही बैठ जाती है। आपको सिलेबस को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, क्योंकि ऑप्शनल का सिलेबस जो है वो क्लियरली डिफाइंड है, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, राइट? तो और इसी वजह से प्रिडिक्टेबल है सिलेबस। जैसे 1/3 of the questions which are asked every year in PSR optional are based on PYQs. सोचिए, तो अगर थीम्स रिपीट हो रही हैं, जस्ट लैंग्वेज चेंज है, तो अगर किसी ने PYQs को भी कवर कर लिया तो मुझे बताइए एक डेफिनेट एडवांटेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है कि नहीं? अब इसका मैंने कंपाइलेशन भी शेयर किया हुआ है, आप यहां पर देख लीजिएगा। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, PSR शशांक त्यागी, PSR टॉपर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ये रहा पीएसआर का पीवाईक्यू, एक सॉल्व कंपाइलेशन की बुक है। तो वैसे मार्केट में अमेजन वगैरह से भी बच्चे खरीदते हैं, बट आई हैव शेयर्ड द पीडीएफ एज वेल, तो यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड एंड रेफर टू द पीवाईक्यूज। तो यू विल फाइंड कि यार कितनी सारी थीम्स तो ऐसी हैं वो मतलब रिपीट ही हो रही हैं, राइट?
और देखो सिलेबस के हिसाब से आइडेंटिफाइड थीम्स हैं और इनके सॉल्यूशंस भी हैं, राइट। तो हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच नॉलेज इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, जस्टिस है जैसे टॉपिक। अब जस्टिस अगर कोई मास्टर्स में करता है तो पूरे सेमेस्टर जस्टिस पढ़ता है, लेकिन भाई आपको जरूरत है क्या? नहीं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार जस्टिस से मैं एग्जैक्टली आपको समझाता हूं होता कैसे। जैसे जस्टिस आपने यूनिट देखी, ठीक, ये आपके पेपर 1 सेक्शन ए में थ्योरी पार्ट में यूनिट है, ठीक है, पेपर 1 सेक्शन। अब जस्टिस को शुरू करने से पहले मैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस आपको शो कराता हूं, यानी कि पीवाईक्यूज। आपको यही करना चाहिए, ठीक। जब आप पीवाईक्यूज की लिस्टिंग देखेंगे तो यू विल आइडेंटिफाई यार क्वेश्चन जो 10 मार्कर में आ रहे हैं वो एक्चुअली सिंगल टर्म पर आ रहे हैं। कैसे टर्म पर आ रहे हैं? जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है टाइप ऑफ जस्टिस पर, ठीक, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे एक 10 मार्कर क्वेश्चन आ गया, है ना। दूसरा हमने देखा कि जो टर्म पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है जो रॉल्स की थ्योरी है। रॉल्स इज लाइक हीरो ऑफ दिस चैप्टर। तो रॉल्स की थ्योरी में ना कुछ टर्म्स हैं, जैसे व्हील ऑफ इग्नोरेंस, तो वहां पर 10 मार्कर क्वेश्चन पूछ लिया। ओरिजिनल पोजीशन 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लेक्सिकल ऑर्डर 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया। तो हम पीवाईक्यूज में ये चीज एनालाइज करें, 10 मार्कर यहां से आ रहा है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वो आपके 15 मार्कर है एंड 20 मार्कर है, राइट। वहां से कौन सी थीम से क्वेश्चन आ रहा है? रॉल्स की थ्योरी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, मींस एक्सप्लेन करने के लिए भी आ रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए भी आ रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। फिर थर्ड थीम क्या हमने देखी यार, ये क्रिटिक पर आ रहा है, क्रिटिक ऑफ रोल। और क्रिटिक ऑफ रोल में भी जो टॉपिक्स गिवन है आपके सिलेबस में वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे लिबर्टेरियन क्रिटिक, कम्युनिटेरियन क्रिटिक, सोशलिस्ट का क्रिटिक, मार्क्सिस्ट क्रिटिक, तो अल्टीमेटली यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। तो अब कुछ पूरे सेमेस्टर पढ़ रहा है जस्टिस को, लेकिन आपने देखना है कि यार हमारे यहाँ जस्टिस से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये वाले आते हैं टर्म्स कॉन्सेप्ट्स वाले, क्या हमारे पास इन सभी टर्म्स पे जो इस यूनिट में है मेरे पास कंटेंट है? जी हाँ है। मेरे पास पीवाईक्यूज और उनके मॉडल आंसर हैं, यस, अपडेटेड मॉडल आंसर्स आर प्रोवाइडेड, राइट। मेरे पास रॉल्स थ्योरी पर अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी सब कुछ, जी हाँ है। क्रिटिक मेरे सारे तैयार हैं, जी हाँ है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आप देखो घुमा फिरा के सब यहीं से मिलेगा आपको, रिपीट होता हुआ, राइट। अब ये जस्टिस टॉपिक आप केवल यही जस्टिस एज यूनिट में नहीं पढ़ते, इसको आप थिंकर वाले पार्ट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल WPT में जो आपके फर्स्ट थिंकर हैं प्लेटो, तो प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उसका सबटाइटल है कंसर्निंग जस्टिस, और प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस मतलब इट इज लाइक अ की आइडिया ऑफ प्लेटो। तो प्लेटो जस्टिस स्टैब्लिश करना चाहते थे, जहां से वो बिलोंग करते थे एथेंस से, उसको आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। तो यानी कि जस्टिस हम वहां भी पढ़ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटरलिंकेज करके आ जाए, और ऐसा क्वेश्चन आया है तो क्या वो सिलेबस से बाहर है? नहीं, हमने पढ़ा हुआ है, हमने प्लेटो को यहां पर जस्टिस को पढ़ा, यहां पर जस्टिस को पढ़ा, क्वेश्चन क्या पूछा, इसको और रोल्स को इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछ लिया। तो दिस मच नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अब बात समझ में आई आपको? कई बार बोल देते हैं टीचर्स कि एनालाइज द सिलेबस, रेफर द पीवाईक्यूज, ठीक है, लेकिन जो बच्चा अभी एग्जाम इस पूरी जर्नी में एंटर कर रहा है उसको नहीं पता होता कैसे एग्जामिन करूं, मतलब ये सारे टर्म्स मेरे लिए नए हैं, राइट। लेकिन आई होप बाय दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चरिंग नाउ इट इज क्लियर टू यू कि हाँ यार इस वाले चैप्टर से 3 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वी कैन रेफर टू द पीवाईक्यूज। और यहां पर ये है, ठीक है, प्लेटो से ऐसा कंपेयर करके क्वेश्चन आ गया। और ये मैंने कैसे किया, ये जो बेसिक किट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना मैं यहां पर, ये जो बेसिक किट है इसमें है ऑलरेडी सब कुछ। तो आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे और डायरेक्टली जस्टिस वाले चैप्टर पर जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से आप पीवाईक्यूज को रेफर करेंगे। अब ये टाइम ले रहा है, और ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज ओपन फॉर ऑल। जो भी PSI जर्नी में है
जस्ट रेफर दीज। अल्टीमेटली आपको कॉन्फिडेंस यहीं से मिलेगा, इस अप्रोच से मिलेगा जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर है, राइट। हाउ मच नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे माइकल सैंडल है, तो हम यहाँ पर कम्युनिटेरियन क्रिटिक से क्वेश्चन आता है माइकल सैंडल से, तो मैंने देखा कि एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर माइकल सैंडल के ना ओरिजिनल लेक्चर्स मेरे पास यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो मैं उस लेक्चर सीरीज को देख रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, लेकिन पॉइंट ये है कि उस सीरीज को देखने में, मतलब इतने सारे लेक्चर्स देखकर आपको मिलेगा क्या? मतलब बस ये देख लो कि टाइम आपका कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उतना टाइम लगाकर इज इट वर्थ इट कि यहां से एक 15 या 20 मार्कर क्वेश्चन आएगा जिसका कंटेंट ऑलरेडी आपको मैंने नोट्स में दे दिया है, पीवाईक्यूज सॉल्व भी बता दिए हैं, राइट, उसका एप्लीकेशन भी बता दिया है। तो एग्जाम के लिए तो यही काफी है। अब आपके पास फ्री टाइम है, ठीक है, हो सकता है जो फ्री टाइम है अब हॉबी के तौर पे देख रहे हो, ठीक है, लेकिन यू शुड नॉट यूज दैट टाइम टू actually replace the time which is required for covering PSR, GS and current affairs। तो जो आपके डेली कमिटमेंट्स है ना अपनी यूपीएससी जर्नी के लिए कि मुझे जीएस करना है, पीएसआर करना है, करंट अफेयर्स करना है, उसको रिप्लेस करके अगर वो कर रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। इसी वजह से जरूरी है जस्ट फोकस ऑन दिस फैक्ट कि कितना रिक्वायर्ड है। एक काफी पहले स्टूडेंट था, उसने कहा कि सर मैं ना इतना इंस्पायर हो गया कार्ल मार्क्स देखकर, आप मतलब लेक्चर से, कि मैंने मतलब दास कैपिटल मंगा ली है। ठीक है, मैकियावेली से इंस्पायर हो जाते हैं लोग, कहते हैं कि सर मैंने द प्रिंस मंगा ली है, जो उनकी बुक है। रिक्वायर्ड नहीं था, शौक के लिए पढ़ना चाहते हो, हॉबी के लिए, ठीक है, फ्री टाइम हैव हॉबी, पीएसआर आपकी हॉबी बन रही है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो टाइम जरा बस डिमार्केट कर लेना, क्योंकि हमें एक निश्चित समय में हमें पूरे सिलेबस को मतलब कवर भी करना है, एक्सपर्टीज हासिल करनी है आंसर राइटिंग में, है ना। डिफरेंशिएट करो जीएस और ऑप्शनल की प्रिपरेशन में। एग्जांपल देता हूं, जैसे लक्ष्मीकांत है, तो जीएस के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, वो बेस कंटेंट हो जाता है आपका, लेकिन इज इट एनफ फॉर पीएसआर? आंसर इज नो। सो पीएसआर के लिए क्या जरूरी है, वो जो मैं आपको नोट्स देता हूं ना, क्रक्स नोट्स, उसमें वो इंटरलिंकेज जो करनी है वो सब कुछ उसमें मौजूद है। वो एनालिसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को कोट करना, जो कि आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, है ना, तो वो जरूरी है। हालांकि बता दूं, जो मैं नोट्स आपको क्रक्स के देता हूं और जो क्लास हमारे डिस्कशन होता है ना पॉलिटी टॉपिक्स पे, वो एक डेफिनेट एडवांटेज आपको जीएस पेपर 2 में भी देता है, क्योंकि मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो एनालिसिस मांगते हैं। ठीक, प्रीलिम्स के लेवल पर आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज है कि नहीं पॉलिटी के, आपको डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन की नॉलेज, रिमूवल, अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस एंड सर्टेन नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स। लेकिन मेंस के लेवल पर चाहे जीएस की बात करूं चाहे ऑप्शनल की बात करूं, तो वहां पर एक डेफिनेट एक एनालिटिकल एज आपके पास होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे आ जाएगी, जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के रूट में चले जाओ, क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों, मतलब व्हाट, मतलब बैकग्राउंड क्या है इसके, फिर क्या 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 ये आइडिया है, क्या इसका एप्लीकेशन है, और क्या इसके चैलेंजेस हैं। तो अगर 4 इन ब्रॉड पिलर्स पर हमने समझ लिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, तो भले ही वो आपके लक्ष्मीकांत में नहीं है, बट ये आपके पीएसआर में आपको मिलेगा, प्लस आपके जीएस में भी काम आएगा। तो कई बच्चे इसी वजह से करते हैं, वो पॉलिटी कंप्लीट कर लेते हैं जीएस के लिए, और फिर वो कहते हैं कि सर पता नहीं मेंस के क्वेश्चंस को देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, ऑनेस्टली बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कई बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो जब आप पीएसआर में मेरे साथ ये कवर करते हैं या पीएसआर में वैसे भी करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसी वजह से जीएस पेपर 2 में आप देखते हैं कितने सारे टॉपर्स का मतलब स्कोर जो है अमंग द टॉप रहता है ना। प्लस एक और ट्रिक बता देता हूं आपको, देखो अगर जीएस का क्वेश्चन आया, ठीक, क्वेश्चन बना लेते हैं, चलिए ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जामिन द रेशनल बिहाइंड नॉट हैविंग fundamental duties as a dedicated part in original constitution, full stop. Do you think the concept of duty is completely unavailable in the original constitution, full stop? ठीक है, और ये आपको दे दिया 200 वर्ड्स। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ डेडिकेटेड पार्ट नहीं दी गई थी। ठीक है, इसका रेशनल क्या है, लॉजिक क्या है, ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया क्वेश्चन का। दूसरा कह रहा है कि जो ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीटली एब्सेंट ही था? अब ये क्वेश्चन है। अब सोचो आप, जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया मेंस का, ये जीएस में भी आ सकता है और ये पीएसआर में भी आ सकता है,
लेकिन क्या लक्ष्मीकांत में जो फंडामेंटल ड्यूटी वाले चैप्टर के अगर आपने मान लीजिए कुछ फैक्ट्स पढ़ लिए हैं, तो क्या इसका आंसर अभी दिमाग में आ रहा है आपके? सोचिए, मुझे लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा होगा, है ना? तो क्या करें ऐसे में? तो देखो, जब जीएस में आप पढ़ोगे तो जीएस में ना इसकी पूरी डायमेंशंस आप पढ़ोगे। डायमेंशन से क्या मतलब है? डायमेंशन से ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट है वो हम डेफिनेटली वहां पर भी कोट कर सकते हैं कि यार क्यों वहां पर राइट्स पे फोकस किया गया, राइट, ड्यूटीज पर नहीं, राइट। और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो डिबेट आप पढ़ते हो ना, तो पीएसआर में जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताता हूं इसमें ना लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एंगल का इस्तेमाल कर सकते हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्शन ऑफ नेचुरल राइट। तो जो मैं कीवर्ड्स और जो क्रोनोलॉजी यूज कर रहा हूं ना कि यार स्टेट बनी कैसे थी, गवर्नमेंट का सिस्टम आया कैसे था, ये कॉन्सेप्ट आए कैसे थे, वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसका तड़का आपको अपने पीएसआर के आंसर में लगाना है। सारे डायमेंशन यहां पर भी होंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर आ जाएंगे इसके डायमेंशंस, ठीक है। जब मैं फंडामेंटल ड्यूटी आपको पढ़ाता हूं कंप्लीटली ओपन करके पढ़ाता हूं, फिर यहां पर पीएसआर में क्या होगा, डायमेंशंस तो आएंगे ही आएंगे इस क्वेश्चन के आंसर के, प्लस थियरी को लिंक कर देंगे, प्लस स्कॉलर को यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार पीएसआर और जीएस में अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो थियरी और स्कॉलर डिफरेंशिएट है। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी आप यहां कोट कर रहे हैं, वहां नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लास्कीज आइडिया ऑफ फंक्शनल theory of rights, talking about confluence of rights and duties, वो यहां आप इंटरलिंक कर सकते हैं छोटा सा करके, लास्कीज फंक्शनल थ्योरी, लेकिन यहां इसकी जरूरत नहीं है जीएस में। क्लियर बात? मतलब इट्स लाइक कि जब AK-47 आपको दे दी है, अब उससे अगर आप सोच रहे हो कि यार इससे ना मैं घर में गेम खेलूंगा, निशाना लगाऊंगा, कुछ टारगेट्स बना लूंगा, कुछ बॉटल्स वगैरह रख लूंगा अपनी रूफ पर, या खाली कोई प्लॉट है और वहां निशान लगाऊंगा AK-47। भाई AK-47 की एक एक गोली बहुत कीमती है, तुम उसके लिए क्यों यूज कर रहे हो? वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। वो काम तो एक छोटे से पत्थर से हो सकता है, भाई तुम्हें निशानेबाजी करनी है तो, है कि नहीं? तो यानी कि थ्योरी और स्कॉलर जो है उसका इस्तेमाल यहाँ ठीक है, यहाँ जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? मुझे लग रहा है अब थोड़ा आपको याद रहेगा। देखो पीएसआर की वोकैब डेवलप करोगे तो डेफिनेट आपको एडवांटेज मिलेगा, मतलब करना ही है, ठीक है। जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले बहुत एस्पिरेंट्स होते हैं, वो अपनी बात को समझाते हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं, लेकिन एक बात को समझाने में अगर आप 4-5 लाइंस का इस्तेमाल कर रहे हो, एंड इफ दैट कैन बी कंसाइज टू से 2 लाइंस बाय यूजिंग एग्जैक्ट पीएसआर वोकैबुलरी, डोंट यू थिंक दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम? क्योंकि वही तो चाहिए, ब्रेविटी, कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी है, जिससे आपके आंसर में एनरिचमेंट आएगी। जब मैं टॉपर्स की कॉपी यहां पर डिकोड करता हूं आपकी क्लासेस में, तो हमेशा शो करता हूं कि देखो जैसे अभी हम मेंस का जो क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं, तो उसमें शक्ति दुबे की जो कॉपी ऑल इंडिया रैंक 1 पीएसआर ऑप्शनल, या फिर उत्कर्ष द्विवेदी ऑल इंडिया रैंक 5, तो कॉपी को हम कोट करते हैं कि देखो यहां पर इसी बात को तुमने कैसे लिखा और टॉपर ने देखो कैसे लिखा। तो जिससे एक मतलब टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ कंक्लूजन, बॉडी अप्रोच पर एक समझ बनने लगती है, राइट। तो हमें क्या करना है, जैसे एग्जांपल देता हूं, मल्टीलेटरलिज्म, बैलेंस ऑफ पावर, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, रीसेटिंग कैपिटलिज्म, राइट। ये जो वर्ड्स हैं, और ये सब वर्ड्स कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ अलग जगह से आएंगे, ऐसा नहीं है, आपके नोट्स में सब कुछ है। और जो मैं पल्स कंपाइलेशन आपको वीकली बेसिस पे दे रहा हूं, तो उसमें जो वर्ड आजकल यूज हो रहा है वो उसको मैं वहां पर हाईलाइट ऑलरेडी कर रहा हूं। तो अगर आप केवल एक छोटी सी हैबिट बना लें कि वीकेंड पर सैटरडे संडे में उस कंपाइलेशन को गो थ्रू करूंगा, ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 4 पेजेस हैं भाई, 2 पेजेस पर डे पढ़ने में कुछ चला जाएगा क्या? आपका मिलेगा ही आपको एडिशनल, ये एज मिलेगी आपको, ठीक है। फ्री टाइम को जुडिशियसली यूज करें, जैसे सेंटर फॉर फॉरेन रिलेशन CFR, ORF, ICWA, IDSA, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, कार्नेगी एंडोमेंट, ये कुछ सोर्सेज हैं। तो इन सोर्सेज को ऑलरेडी मैं और हमारी कंटेंट टीम रेफर करती रहती है, ठीक है। डेली बेसिस पे हम मतलब उसको पढ़ते रहते हैं कि कौन सी थीम्स चल रही है, कहाँ से कौन सा अच्छा कंटेंट आ सकता है, उसी के बेसिस पर आपका पीएसआर पल्स बनता है, जिसका वीकली और मंथली कंपाइलेशन आपको मिलता है। लेकिन वो तो आपका काम ऑलरेडी हो रहा है, तो आपको एग्जैक्टली कंसाइज करके स्ट्रक्चर में सारे पॉइंट्स मिल रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ORF पर एक आर्टिकल है, आपने पढ़ा, उसको समय लगाया, लेकिन उसमें से काम के जो पॉइंट मिले, जो मतलब याद रखने लायक हैं, जो आंसर में कोट करने लायक हैं, वो 4 से 5 लाइन है, राइट।
लेकिन अगर इस पर मान लीजिए 5-6 आर्टिकल और 5-6 आर्टिकल से हम एक कॉम्प्रहेंसिवली एक पर्टिकुलर क्वेश्चन थीम बनाए तो उसका अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो मैं PSR पल्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो आपके पास फ्री टाइम रहता है, आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, यू आर जस्ट सिटिंग, तो उस समय पर यू कैन रेफर टू दीज थिंक टैंक्स, यूट्यूब वीडियोस, राइट। किसी टॉपिक पर वीडियो है तो उसको अगर आप सुन लोगे ना तो आपका इंटरेस्ट भी और जगेगा, प्लस आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो और ज़्यादा ब्रॉडन होगा। क्योंकि पहला जो स्टेज होता है ना लर्निंग का, वो होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तो सब चीज़ों की आपको होती ही है जब आप कोर्स को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करते हैं स्ट्रक्चर में, स्टेप बाय स्टेप, जो कि क्लासेस में आपका होता ही है। सेकंड स्टेप होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन आपको यहाँ से हेल्प मिल सकती है। एसिमिलेशन का मतलब होता है उसके बारे में एक सोच डेवलप करना कि डायरेक्टली हाँ यार ये तो मतलब डायरेक्टली अप्लाई हो रही है यार ये चीज़ें, तो ये थिंकर ने जो कहा ये तो आजकल अप्लाई हो रहा है और अल्टीमेटली इन इश्यूज पर ये थिंकर के आइडिया सोल्यूशन की तरह है, राइट। तो जब आप यहाँ पर वो डिबेट्स देखते हैं तो यहाँ पर जो स्कॉलर्स आते हैं वो इन बातों को यूज करते हैं एज अ कीवर्ड, तो इट इज यू आर एबल टू रिलेट, राइट। कंप्लीट सिलेबस को फिनिश करना है आपको, ठीक है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट स्ट्रेटेजी जो आप स्कूल में या ग्रेजुएशन में यूज करते थे कि इतना पार्ट कर लिया तो इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। यू आर इन कॉम्पिटिशन, वी आर फाइटिंग फॉर अ सिंगल मार्क, 0.5 मार्क। ये डिफाइन करेगा कि आपकी रैंक क्या होगी, आपको सर्विस क्या मिलेगी, है ना। तो हमें कॉम्प्रहेंसिवली कवर करना है। आपके दोनों पेपर मिला लें तो आपके पेपर 1 सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 मार्कर, 50, राइट, 50 मार्क्स। तो वो कंपलसरी क्वेश्चन है, उसमें कोई चॉइस आपको नहीं मिलती, राइट। तो सोचो आपके जो 10 मार्कर है उसका वेटेज क्या है आउट ऑफ 500, आंसर है 200 मार्क्स। तो यानी कि 500 मार्क्स का आपका PSR ऑप्शनल, उसमें से 200 जो मार्क्स हैं वो तो आपके 10 मार्कर हैं और जो कि कंपलसरी है, राइट। और अगर आपने किसी पोर्शन को वीक छोड़ दिया या मिस कर दिया और वो कंपलसरी पार्ट में आ रहा है, डोंट यू थिंक दैट्स अ स्ट्रेटेजिक लॉस ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिंस यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, जस्ट कीप दिस इन माइंड, ठीक है। हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है। आंसर राइटिंग पर स्टार्ट करते हो हम क्या ध्यान दें, तो चलो मैं इसको ऐसे एलिब्रेट करता हूं। सबसे पहले आंसर राइटिंग के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो देखिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब तक पता ही नहीं होगा तो फिर हम लिखेंगे क्या, है ना। अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट स्टेज है। अभी मैंने बताया था ना आपको कि उसके बाद एसिमिलेशन डेवलप होता है कि कहाँ कहाँ वो चीज़ें अप्लाई होती हैं, एनालिसिस फिर ग्रेजुअली आपका डेवलप होने लगता है। अगर आपको PSR में ज़बरदस्त आंसर लिखना है तो ऑलवेज रिमेंबर इंटरलिंकेज। मैं इस वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि आई हैव सीन मैनी ब्राइट स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट स्कोरिंग अराउंड 265, 260, उससे ज़्यादा स्कोर नहीं गया। उसका रीज़न है वो ना लीनियर वे में PSR को अप्रोच कर रहे थे, क्योंकि जैसे क्लासेस में किसी फैकल्टी से वो पढ़े तो उन्होंने चैप्टर कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया, चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद रिवाइज करने का और इसको डेवलप करने का टाइम नहीं था, फिर प्रीलिम्स की तैयारी में लग गए एंड देन फिर प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस आ गया, तो वो स्किल डेवलप नहीं हो पाई, ठीक है। कॉमन फैलेसी है, जो फाइनली जिनका रिजल्ट आया था उनकी स्टोरीज तो आप सुनते हैं लेकिन आप नहीं सुनते उनकी स्टोरीज, जितने जो टैलेंटेड हार्डवर्किंग स्टूडेंट है केवल इस वजह से मिस हो गया उनका स्कोर क्योंकि उन्होंने कुछ बारीकियों पे ध्यान नहीं दिया था, राइट। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। तो हमें स्टार्टिंग से, जैसे मान लीजिए आपने WPT पढ़ा, IPT पढ़ा, तो जैसे थियरी वाले पार्ट में जा रहे हैं तो हमेशा PYQs को रेफर कीजिए, जैसे मैंने PYQs को यहाँ पर रेफर कराता हूँ स्टार्टिंग में। जैसे मैंने लिखा यार प्लेटो और रॉल्स को कनेक्ट करके क्वेश्चन आ रहा है, तो यार ये इंटरलिंकेज तो डेवलप करनी है ना। जैसे पेपर 1 सेक्शन बी में मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा कि हमें लास्की को इंटरलिंक करना है, तो ये ही तो इंटरलिंकेज डेवलप करनी है, राइट। तो दिस इंटरलिंकेज शुड बी पार्ट ऑफ योर इनिशियल अप्रोच। शुरू से ही अप्रोच हमें डेवलप करनी है, इस बहाने रिवाइज भी हो जाएगा और ये एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कन्वेंशनल जो बुक्स होती हैं और नोट्स होते हैं ना उसमें ये इंटरलिंकेज होती नहीं है, जो कन्वेंशनल मार्केट में होता है या बुक्स होते हैं, क्योंकि बुक्स को अलाइन करना है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर उसके टॉपिक को, कि यार इस टॉपिक को यहाँ कंसाइज करेंगे, क्योंकि अगर वो हर पीछे वाली चीज़ को नेक्स्ट चैप्टर में भी देंगे तो यार उनका तो एक्चुअली बुक ही काफ़ी बल्कि हो जाएगी, है ना। लेकिन हमें ध्यान रखना है ऐसे, और हमारे लिए बल्कि नहीं होगी, हमारे लिए तो क्रिस्प हो जाएंगी चीज़ें। अभी लास्ट में बताऊंगा कैसे वो PSR इन पॉकेट इनिशिएटिव है एक 1 पेजर, उसके थ्रू आप स्कोर कंसाइज कर लेंगे। खैर इंटरलिंकेज हो जाएगा।
फिर इसके बाद आता है फिर आपका क्रिएशन वाला स्टेज, जहां पर आप आंसर क्रिएट करते हो। कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं ध्यान रखने की आंसर राइटिंग में, वो होता है स्लैप। एक ट्रिक है, मतलब एक तो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। आपको दो तीनों का मतलब पता होना चाहिए। देखो, इंट्रोडक्शन इज लाइक एंट्रेंस टू योर होम। कंसिडर योर आंसर इज योर होम, तो एंट्रेंस है ये, ठीक। ऐसा ट्रिक याद कर लीजिए। इंट्रोडक्शन से इवैल्यूएटर जज करना चाहता है वेदर यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। और उसका तरीका, जो ट्रिक मैं बताता हूँ, कहता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया आपने। अगर कोई इंट्रोडक्शन आपने लिखा हो, निकाल लो उसको इस टाइम। कोई आंसर लिखा हुआ ना आपने, पॉज करो वीडियो को, उसको ओपन कर लो इंट्रोडक्शन को। जस्ट डू दिस एक्सरसाइज। अगर आपको चेक करना है कि मेरा इंट्रोडक्शन ठीक है कि नहीं, अब उस इंट्रोडक्शन को रीड करो और रीड करके देखो क्या बिना क्वेश्चन पढ़े अब क्या एग्जैक्टली इस इंट्रोडक्शन को रीड करके आप जज कर पा रहे हो कि क्वेश्चन क्या है। अगर जज कर पा रहे हो क्वेश्चन क्या है, वेल एंड गुड, इंट्रोडक्शन इज फाइन। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर एक क्वेश्चन बनाया, स्केच द जर्नी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फ्रॉम वॉशिंगटन कंसेंसस टू द करंट जियोपॉलिटिकल फ्लक्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपका पेपर 2 में आता है एक टॉपिक जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न, तो वहां से ये क्वेश्चन है। अब किसी बच्चे ने देखा वॉशिंगटन कंसेंसस लिखा है, ओके ये तो मैंने पढ़ा हुआ, मेरे नोट्स में इसकी डेफिनेशन है, पूरा कंटेंट है, चलो चिपका देता हूं आंसर में। तो उसने इंट्रोडक्शन में वॉशिंगटन कंसेंसस की डेफिनेशन बता दी कि वॉशिंगटन कंसेंसस जेम्स विलियमसन बेस्ड ऑन न्यू लिबरलाइजेशन फ्री मार्केट, ये बताना स्टार्ट कर दिया। फिर बॉडी पार्ट में क्या बताया, फिर बॉडी पार्ट में लिस्ट डाउन करना स्टार्ट कर दिया जेम्स विलियमसन की रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो वो उन्होंने पॉइंट्स लिख दिए। फिर कहा रहे इसमें तो कंटेम्प्रेरी के बारे में बोला है ना, चलो यार फिर कंटेम्प्रेरी में क्या क्या चल रहा है, अच्छा ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ओके, थ्रेट टू मल्टीलेटरल ऑर्डर आ रहा है, अच्छा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का डिक्लाइन, और फिर वो कोट कर दिया। आपको नहीं लगता दिस इज वेरी सेग्रीगेटेड अप्रोच टू द आंसर राइटिंग? जबकि आपके आंसर में लॉजिकल फ्लेवर होना चाहिए, आपका आंसर फ्लो होना चाहिए। पहला तो इंट्रोडक्शन ही गलत है, गलत इन द सेंस सब्जेक्टिव है। देखो अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि इससे बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते थे। मैं इंट्रोडक्शन को देखकर अब लग रहा है आपके, मतलब जिसने वॉशिंगटन कंसेंसस की डेफिनेशन लिखी है, ऐसा लग रहा है कि यार क्वेश्चन शायद एक्सप्लेन वॉशिंगटन कंसेंसस है क्या, है कि नहीं। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन में ही कोट करता कि यार वॉशिंगटन कंसेंसस का आइडिया व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, फ्री मार्केट, राइट, rolling back of state, right? Whereas in contemporary time, we are seeing state intervention based fragmented global system. तो अब ये जो इंट्रोडक्शन मैंने बनाया, इससे इवैल्यूएटर को लगेगा कि हाँ यार, मतलब क्वेश्चन की डिमांड जो है वो ट्रांजिशन है, वो जर्नी है, और ये जर्नी जो है इस बच्चे ने 2 लाइन में कितनी क्रिस्प तरीके से बता दी, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो इंट्रोडक्शन का मायना क्या है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। जो बॉडी पार्ट है आपके आंसर का, मतलब समझ लीजिए कि आपके 10% से 20% जो वर्ड्स हैं वही यहां पर जाएंगे, 10% से 20% वर्ड यहां पर जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका 60 to 80% वर्ड्स ये आपके बॉडी पार्ट में जाएंगे। तो अगर 150 वर्ड का मान लीजिए क्वेश्चन है, 10 मार्कर है, तो आपके 15 से 30 वर्ड वहां, 15 से 30 वर्ड वहां, बाकी यहां पर। और बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, जैसे मैंने अभी फंडामेंटल ड्यूटीज वाला जो क्वेश्चन बनाया था, तो याद है उसमें 2 पार्ट थे। उसका जो सेकंड पार्ट है मैंने क्या बताया था कि एब्सेंट था क्या आइडिया ऑफ ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बनाया था ना। तो यानी कि हमारे आंसर की जो बॉडी है उसमें भी 2 पार्ट क्लियरली विजिबल होने चाहिए, क्योंकि अगर 15 मार्कर है तो इवैल्यूएटर मानकर चलेगा 7.5 7.5। और आपने सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर आपने हल्के में ले लिया और उसके बारे में आपसे यू हैव रिटन 2-3 लाइंस, एंड फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव रिटन से 10 लाइंस, और आपको लग रहा है कि यार दोनों पॉइंट्स एड्रेस तो कर लिए मैंने, एड्रेस तो कर लिया आपने, लेकिन मार्क्स आपको बिलो एवरेज मिलेंगे, है कि नहीं। क्योंकि भाई 15 में से 7.5 मार्क्स का था, 7.5 में के वाले पार्ट के लिए तो आपने 10 लिख दिए, चलिए 10 पॉइंट्स, ठीक है। और जो बाकी सेकंड क्वेश्चन था 7.5 मार्क्स का, उसके लिए आपने 2 से 3 लाइन में खत्म कर दिया।
तो फिर तो भाई मतलब यू लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी ना। अगर इस वाले को एड्रेस कर लेते प्रॉपर मैनर में सेकंड वाले को, तो 7.5 में से एवरेज मिलते और यहां पे भी 7.5 में से एवरेज मिलते, तो भी स्कोर इंप्रूव हो जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस टेक्निकलिटी? तभी मैं कह रहा हूं कि अगर यूपीएससी रिंग में आ रहे हो तो थिंक इन अ मैनर कि यार मुझे हर एक स्टेज पे ना पॉइंट्स कमाने हैं, और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज व्हाई दिस अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम द अप्रोच दैट यू सी इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। इसी वजह से आप अपने बैचेस में देखेंगे, यहाँ पर मेरे बैचेस में कई ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो नेट के टॉपर्स हैं पॉलिटिकल साइंस से, मतलब यूजीसी नेट में उन्होंने टॉप करा पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। कई हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बट नाउ दे हैव थॉट कि अब मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो यू विल सी देम इन योर बैच, इन योर क्लासेस, इन योर ग्रुप्स। दे हैव गुड ग्रिप ओवर द थियरी पार्ट, ठीक है, कोर पार्ट, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन दे नीड लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। जैसे प्लेटो से क्वेश्चन आया तो उन्हें ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में लिखने की आदत थी कि प्लेटो वाज अ ग्रेट थिंकर, ग्रेट ग्रीक थिंकर। हमारे पास वो वर्ड नहीं है, हमारे पास वो टाइम नहीं है। अगर क्वेश्चन जस्टिस से है तो इंट्रोडक्शन में जस्टिस का आइडिया का जो कंटेक्स्ट है कि भाई क्यों प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस का आइडिया आया, उसको हाईलाइट करोगे तो वैल्यू मिलेगी। प्लेटो वाज अ ग्रेट एथेनियन थिंकर। क्या कर रहे हो यार, टाइम जाया हो रहा है, हमें एक एक मिनट से मार्क्स कमाने हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये है अप्रोच, थोड़ा स्पेशलाइज्ड अप्रोच रखनी है। और जो कंक्लूजन वाला पार्ट है आपका, तो कई जगह आपने सुना कंक्लूजन जो है ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन ये तो बता दो कंक्लूजन कितने तरह के होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कंक्लूजन? पेपर 1 सेक्शन बी, पेपर 1 सेक्शन ए का कंक्लूजन एक जैसा होगा? नहीं, अलग अलग होगा भाई, टॉपिक डोमेन अलग है। तो क्या हम कंक्लूजन की कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स रख सकते हैं? हाँ, कुछ जो क्वेश्चंस जो हैं थीम्स रिपीट होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया 10 मार्कर ओरिजिनल पोजीशन, व्हील ऑफ इग्नोरेंस से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, राइट। तो पता यार ये तो कॉन्सेप्ट है, तो हाँ इसकी आपके कंक्लूजन की थीम्स आप सेट रख सकते हैं, और उसका कंपाइलेशन मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता हूँ शॉर्ट नोट्स में। सेट, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आपको ऑलरेडी मिल जाता है। तो हाँ यार वो तो काम आ जाएगा, लेकिन जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होंगे, नया क्वेश्चन होगा, मतलब कंटेंट वही है लेकिन लैंग्वेज को चेंज किया गया है, तो भाई उसी के हिसाब से फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं आई है क्या? एग्जांपल देकर समझाऊं? जैसे अगर मान लो क्वेश्चन कह रहा है डू यू एग्री, ठीक, और एक कॉन्सेप्ट दे दिया और उसका कुछ कीवर्ड दे दिया, उस कॉन्सेप्ट के अंदर यूज होने वाला कीवर्ड, ठीक। और एक दूसरा क्वेश्चन है वो क्रिटिकली एग्जामिन करने को कह रहा है उस कॉन्सेप्ट को। तो यार दोनों का जो कंक्लूजन है वो अलग होगा, क्योंकि अगर डू यू एग्री कह रहा है कि यार इस वाले कॉन्सेप्ट में ये बातें आती हैं क्या, तो हाँ भाई ये बातें आती हैं, हमने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल चलो एक क्वेश्चन ही बना देते हैं, डू यू एग्री idea of classical liberalism is based on atomistic individual, whereas conception of communitarianism is based on man being social being, ठीक है, human man person being a social being, full stop, ठीक है। do you agree, अब ये क्वेश्चन पूछा do you agree, अब ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि भाई क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो एटमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म पर बेस्ड है कि नहीं। अब जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, मतलब ये टिप्स पे हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए नया वर्ड लग रहा होगा, लेकिन आप कहोगे यार ये तो क्या था, बहुत ही बेसिक सी बात थी। तो एक ये क्वेश्चन बना, तो इस क्वेश्चन में क्या है यार, ये चेक करना चाह रहा है कि भाई तुम्हें क्लासिकल लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एटमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म आता है, ये पता है, इसका मतलब पता है, प्लस ऐसा क्यों आया ये पता है। तो इसके बारे में डू यू एग्री को सब्सटेंशिएट भी तो करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो प्रूफ होगा। फिर ऐसे आपने कम्युनिटेरियनिज्म का कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म फ्रॉम द क्रिटिक ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म, अब देखो दोनों क्वेश्चन जो मैंने तुरंत बनाए, तो दोनों में वर्ड सेम रखे, लेकिन मैंने क्वेश्चन डायरेक्टिव चेंज कर दिया। मैंने कह दिया क्रिटिकली एग्जामिन सेकंड वाले में, तो यानी कि अब हमारा जो कंक्लूजन होगा वो अलग होगा। अब हमारा कंक्लूजन होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड कर सकते हैं कि यार कम्युनिटेरियनिज्म का रिलेवेंस इस कंटेक्स्ट में है और क्लासिकल लिबरलिज्म का इस कंटेक्स्ट में है।
क्योंकि अब क्रिटिक की बात है ना, कटाक्ष कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज का तरीका भी अलग होगा, वो सब चीजें, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितने सारे लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ पीएसआर। तो नॉलेज पहले बन जाएगी हमारी, फिर हम इन चीज़ों को टिप्स पे कर लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे आपको एक एक डेप्थ आपको मिल रही होगी, क्योंकि जनरल बातें तो इतनी सारी यूट्यूब पर वीडियोस हैं। तो अगर मैं भी वही बात कह रहा होता तो मेरा टाइम जस्टिफाइड होता, जो टाइम मैं इस सेशन में आपके साथ दे रहा हूँ, ना ही आपका टाइम जस्टिफाइड होता, क्योंकि आपने भी वो बातें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉग पे वीडियोज में सुन ही ली होंगी। आई होप इससे आपको वैल्यू मिल रही होगी, क्लैरिटी मिल रही होगी कि हाँ, हमें थोड़ा ऐसे जाना है, ठीक है ना। लैंग्वेज में हमें ब्रेविटी रखनी है। ब्रेविटी का मतलब होता है कम शब्दों में ज्यादा बात, और हमें पीएसआर की वोकैब का इस्तेमाल करना है। और बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब वो कॉन्सेप्ट्स को हम सीख रहे हैं तो वहां पर वो टर्म्स का इस्तेमाल होता रहेगा, राइट। एनालिसिस, डेप्थ शो होनी चाहिए, और उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे कुछ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करना, या फिर मान लीजिए थ्योरी का इस्तेमाल करना, कुछ करंट के एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करना, तो उससे पता लगेगा कि हाँ यार, यू हैव द डेप्थ, यू नो हाउ इट इज एप्लीकेबल। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको लिबरलिज्म का क्रिटिक लिखना है, और आप से ये कंटेक्स्ट है लिबरलिज्म का क्रिटिक इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि पेपर 2 सेक्शन ए में आपका अप्रोचेस टू आईआर में ना लिबरलिज्म एज अ थ्योरी आती है, ठीक है। तो यार अच्छा तब होगा अगर आप इसमें सैमुअल पी हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस को यूज कर दो, स्कॉलर थ्योरी का लिंकेज हो गया। एग्जाम्पल होगा रिसेंटली ईरान यूएसए कॉन्फ्लिक्ट, मतलब यूएसए ने ऑपरेशन करा, तो वो एग्जाम्पल कि देखो ईरान का जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वो अलग है। पर्शियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एंड दैट इज व्हाई दीज सिविलाइजेशंस आर गोइंग टू बी इन द कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज पर्शियन सिविलाइजेशन और से मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड सिविलाइजेशन इज गोइंग टू सी कि यार वेस्ट जो है हम पर अपने आप को थोपना चाह रहा है, कल्चरल इंपीरियलिज्म चाह रहा है। यही तो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं आयतुल्लाह खमैनी की स्टेटमेंट में। तो यानी कि करंट में चल रहा है, जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो कोई ऐसी नहीं है कि एसोटेरिक कभी काम नहीं आएगा, भाई साहब वो रोज काम आ रहा है। ये लेंस है जिसके थ्रू आप चीजों को देख सकते हो। एक बार आपने ये पढ़ लिया, अब आपको कितनी बार तो ऐसा लगेगा कि कोई आर्टिकल आप पढ़ेंगे ना द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, तो आपको लगेगा कि अरे यार इस वाले स्कॉलर ने ना ये वाली डायमेंशंस बताई नहीं है। भाई उनके पास लिमिटेड स्पेस है, उस पर उन्होंने उस एडिटोरियल को बनाया है, बिकॉज यू विल हैव दोज लेंसेज रेडी विद यू। बात समझ में आ रही है? यू वोंट बी डिपेंडेंट ऑन दोज एडिटोरियल्स ओनली, दोज एडिटोरियल्स कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एनरिचमेंट, और मैं तो उसका सोल्यूशन दे ही रहा हूं आपको पल्स में। फिर है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि देखो लैंग्वेज आपकी लेजिबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, एक तो ये बात, ठीक है। अंडरलाइन कर देना, ठीक है, पैरा को चेंज करना जहां पर एक क्लियर नेक्स्ट डायमेंशन दिखे, इन बातों का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, रिकॉल करने के लिए चीजों को यू कैन यूज स्टिकी नोट्स। मैं कोट करना चाहूंगा ऑर्डिनरी रैंक 18 अनन्या दास, पीएसआर ऑप्शनल। तो अनन्या ने बताया कि जब याद करना होता था ना उनको, तो क्या कर रही थी कि एक बोर्ड बना दिया घर पे, और मतलब सोचा कि मैं ये किसी को पढ़ा रही हूँ। और मैं तो पीएसआर ऑप्शनल में क्लास में कई बार ये बात कहता हूँ कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आज आपको, ठीक है, कोई एडोलॉजी पढ़ाई, कोई टॉपिक और पढ़ाया, और आपको देखना है वाकई आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो घर में किसी को या दोस्त में किसी को ऐसे को पकड़ना जिसका पीएसआर से कोई वास्ता नहीं, यूपीएससी से कोई वास्ता नहीं, और अगर आप उसको समझा पाए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को इतना सिंप्लीफाई करके आपने समझा दिया, तो समझ लेना कि तुम्हें समझ में आ गया है। यानी कि आपके समझ में आया है कि नहीं आया है, इसका टेस्ट होता है कि वेदर यू अंडरस्टैंड द जेनरिक आइडिया ऑफ द टॉपिक एंड यू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक कीवर्ड्स विद इन द टॉपिक, क्योंकि भाई उसी से तो मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो इसके लिए आप लिखें, ठीक है, और अपनी बातों में उसको लेकर आ जाएं। वो वैसे भी आने वाला है, मतलब यू विल बी सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज आइडियाज, वो वैसे भी आएगा, बट हाँ, इस तरीके से क्रिस्प वे में लिख लेना, कंसाइज कर लेना, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करता है, ठीक है। इस एडवांटेज का आप इस पीएसआर ऑप्शनल के कोर्स में यूज करो, अपनी जर्नी में यूज करो।
क्योंकि अब आपके पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है। और आपको पता है प्रीलिम्स में भी पॉलिटी एंड आईआर का जो वेटेज है, पॉलिटी का ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स मानकर चलिए, इट मतलब 20 क्वेश्चंस मानकर चलिए एवरेज, स्टैटिक डायनेमिक मिलाकर, तो 40 मार्क्स हो गया। आईआर का मानकर चलिए कि 10 मार्क्स के आसपास, कभी 5 क्वेश्चन, हालांकि लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था, मतलब मैं बात कर रहा हूँ हाँ 2024 की, 20 + 14 34 क्वेश्चन आ गए थे। तो मतलब दिमाग में लेकर चलो कि यार मैं जो यहाँ मेहनत कर रहा हूँ वो डेफिनेटली वहाँ पर एडवांटेज लूँ, तो प्रीलिम्स लेवल पर भी आपको मिले। तो इस वजह से ना पीएसआर पल्स जो मैं प्रोवाइड करता हूँ ना, उसके लास्ट पेज पे जाना, ठीक है। टेलीग्राम में अपलोडेड है, अभी बताया था ना, पीएसआर टॉपर टेलीग्राम जाओगे, पीएसआर शशांक त्यागी, पीएसआर टॉपर उसका हैंडल है, पीएसआर शशांक त्यागी ग्रुप है। तो उसमें लास्ट पेज पे ना आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे उस पर्टिकुलर वीक से, तो जिससे आपको वहां पर भी कॉन्फिडेंस मिले। जीएस और आईआर में तो मिलेगा ही। अब मैं एग्जैक्टली बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या है। जैसे जीएस पेपर 1 में आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है ना, हमारे यहाँ क्या है, पेपर 1 सेक्शन बी का टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्ट्रेटजीज एंड पर्सपेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड पर्सपेक्टिव। तो यहां पर जो फ्रीडम स्ट्रगल में आप जीएस में पढ़ते हैं, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, हम भी यहां पर कवर कर लेते हैं, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव में डॉक्टर अंबेडकर का पर्सपेक्टिव, दलित पर्सपेक्टिव, रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, यहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी हमें अप्रोच वही रखनी है कि हमें देखना है यार कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रेहेंसिवली कवर करेंगे टॉपिक को, फिर ध्यान रखेंगे अच्छा ये कंटेंट है। तो जो यहां एनालिसिस आप पाओगे वो आपको यहां पर डेफिनेट एज देगा, ठीक। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन पीएसआर ऑप्शनल सिलेबस में आपके 3 जगह पर मेंशन है, तो ये ओवरलैप हो गया। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, पेपर 1 में ही इतना इनडेप्थ आप पढ़ लेते हो कि जीएस पेपर 1 में ये टॉपिक आपके लिए केक वॉक है, आपके पास इतनी डेप्थ, इतना कंटेंट डायमेंशंस हो जाती हैं। जीएस पेपर 2 तो बताने की जरूरत है क्या, मतलब जीएस पेपर 2 तो पीएसआर को मिला एक गिफ्ट है। जब यूपीएससी ने सिलेबस को चेंज किया तो पीएसआर ऑप्शनल को एक गिफ्ट मिल गया, ये एक बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। इसी वजह से पीएसआर ऑप्शनल वाले स्टूडेंट का जीएस पेपर 2 में अच्छा स्कोर आ जाता है। क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, ये पूरा पार्ट आप पेपर 1 सेक्शन बी में पढ़ते हो। अभी मैं पीएसआर के सिलेबस को भी ओपन करूंगा तो P1 SB को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है ना, तो उसमें आपको एक एक टॉपिक भी अभी दिखाऊंगा। फिर सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस आप पेपर 1 सेक्शन ए में भी इस आइडियाज को एक्सपेंड करते हो, पेपर 1 सेक्शन बी में भी करते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मैंने कहा कि एक बार आपने पीएसआर ऑप्शन में पढ़ लिया ना इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसमें आपको मोक्ष मिल चुका है। समय बचाओ, आगे बढ़ो, कहीं और समय लगाओ, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो मिस हो जाए, जिसके बारे में आपके पास अच्छा कंटेंट ना हो। मिस तो वैसे भी नहीं कुछ होता, लेकिन टॉप क्लास कंटेंट, ठीक है। गवर्नेंस वाले पार्ट में एक आपको डेफिनेट एज मिलती है, जो हमारा पेपर 1 सेक्शन बी है, तो उसमें भी हम गवर्नेंस के कितने, मतलब एआरसी को भी हम कोट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं गवर्नेंस में कहता हूं कि जीएस वाली जो गवर्नेंस की क्लासेस हैं फिर भी उसको गो थ्रू करो। कारण, क्योंकि जो इंडिया सेंट्रिक कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, तो उस पर कुछ जो केस स्टडीज आपको मैं जीएस में, मैं पॉलिटी में फाउंडेशन में बैच में आपको पढ़ाता हूँ गवर्नेंस में, तो वो आपके डायरेक्टली काम आ जाती हैं, ठीक है। तो उसकी भी समरीज होती हैं, डायरेक्टली उसको आप कर लेते हो। लेकिन हाँ, डेफिनेट एडवांटेज इसकी आपको मिल रही है। पूरा पेपर जीएस पेपर 2 पीएसआर इज लाइक कि 500 मार्क्स ये 250 है, तो यही एडवांटेज होगा। उसके बाद यहाँ तो और है ही। जीएस पेपर 3 में लैंड रिफॉर्म्स, ये कहा जाता है पेपर 1 सेक्शन बी में आपका टॉपिक है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर बड़े अच्छे से एलेबरेट करके आपके सिलेबस में दे रखा है कि आप गांधीयन नेहरूवियन एरा की बात करते हो, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर, प्लानिंग की बात करते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की बात करते हो। ये सब टॉपिक बता रहा हूँ उस चैप्टर के, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, तो ये सारी चीज़ें ना ऐसा लगता है ये तो इकोनॉमी भी हमारी तैयार हो रही है, तो लैंड रिफॉर्म्स उसी में आ जाते हैं। फिर इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, ये डायरेक्ट टॉपिक है आपका इसमें, और एक क्वेश्चन थीम यहाँ से बनती है। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएटिंग चैलेंजेस, ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है। ये आपको एक्चुअली कहाँ पर मिलता है, जो पेपर 2 है ना आपका, तो पेपर 2 में आप ये सिक्योरिटी वाले टॉपिक में तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाती है। फिर जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में आपका इशू है पोरस बॉर्डर्स, तो जब मैं इंडिया बांग्लादेश पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर अपने आप में एक बड़ी डायमेंशन है भाई, पोरस बॉर्डर्स, इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, चाहे म्यांमार से हो, पाकिस्तान साइड से हो या बांग्लादेश साइड से हो, है ना। तो वहां पर ये
अपने आप में एक्सपेंड होता है। नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज तो भाई पेपर 2 में मतलब अल्टीमेटली ऑपरेशन हो जाता है इसका, तो इस टॉपिक का तो सिक्योरिटी चैलेंजेस जब हम पेपर 2 में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है वहां पर आपका कंटेंट अच्छा तैयार होता है। और जो मार्क्सिज्म जब आप पढ़ते हैं ना तो माओइज्म हम पढ़ते हैं साथ में, तो माओइज्म पढ़ाते समय इंटरलिंक करके आपको समझाया ही जाता है। मैं एक्सपेंड करता हूँ ऑन द आइडिया ऑफ नक्सलिज्म एंड वाई इट इज़ कंटिन्यूइंग फॉर सो लॉन्ग। कुछ ना कुछ तो रीज़न है उसका, प्रैक्टिस, थ्योरेटिकल बैकिंग, एक्शन सब आ जाता है उसमें। फिर मैं इंटरलिंक करता हूँ एग्जाम्पल्स की, क्या हमने इनिशिएटिव लिए, क्यों वो फेल हो रहे हैं, सब कुछ। जीएस पेपर 2 देखिए, यहाँ पर जो मोरल थिंकर्स यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्लेटो से आया है, एरिस्टोटल से आया है, रॉल से आया है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि मतलब जैसे चाणक्य, गांधी जी, तो ये सब जो थिंकर्स हैं, गांधी जी स्पेशली, गांधी जी, प्लेटो, एरिस्टोटल में जो आइडलिज्म टिल्टेड थिंकर्स हैं वो आप ऑलरेडी पीएसआर में कवर कर लेते हो। यहाँ पर आपको मतलब ऑलरेडी कवर हो गए ना, वो तो ओवरलैप है, कवर हो गए, टाइम बच गया, आपका एक्सपर्टीज आपको मिल गई। अब देखिए क्वेश्चन आया था, पता है कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? एनालाइज जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, 150 वर्ड्स। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये, जिन्होंने पीएसआर के सिलेबस को थोड़ा पढ़ा हुआ है वो कहेंगे सर ये तो पेपर 1 सेक्शन है, थियरी वाले पार्ट में जस्टिस से क्वेश्चन है, क्योंकि जस्टिस में आपने बताया रॉल्स इज हीरो ऑफ दिस चैप्टर जस्टिस। लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन यहां से नहीं आया था, ये क्वेश्चन था आपके जीएस पेपर 4 का। लेकिन ऑलरेडी आपने यहां पर इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो जीएस पेपर 4 में ये क्वेश्चन आया, तो डेफिनेटली आपके लिए केक है कि नहीं है? बिल्कुल है। वहां इंडियन कंटेक्स्ट में पूछा, जब मैं रॉल्स पढ़ाता हूं और उसमें लेक्सिकल ऑर्डर, लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल पढ़ाता हूं, उसकी ट्रिक भी बताता हूं एलईडी करके कैसे आप याद रख सकते हो अल्टीमेटली, तो हम ऑलरेडी इंटरलिंक करते ही हैं, उसका कंटेंट आपको ऑलरेडी तैयार हो जाता है वहां पर। एक और अप्रोच, मैंने आपको बताया कि हमेशा किसी भी टॉपिक को कितना समय देना है, तो हम उसका वेटेज देख लें, ठीक है। जैसे बताया कि यार WPT से 45 मार्क्स का एवरेज वेटेज आ रहा है, तो इस पर ऐसा नहीं है कि आपने 1.5 महीना 2 महीने WPT पढ़ रहे हो, ठीक है। वी नीड टू हैव बैलेंस, और इसका अपडेटेड वर्जन यहां पर मैं आपको दे ही रहा हूं, यहां पर पूरे आपके PSR का हर एक यूनिट का वेटेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। कीप इट हैंडी, मतलब प्रिंट आउट करा के रख लो अपने पास, ठीक है। चलिए अब सिलेबस को देखते हैं, ठीक है। पेपर 1 सेक्शन है, अब हम सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को गो थ्रू करते हैं, क्या क्या है आपके सिलेबस में। यहां तक सब कुछ क्लियर है आपको? क्लियर है। पेपर 1 सेक्शन में मैंने कहा सिंप्लीफाई कर लो, TTI, थियरी, थिंकर और आइडियोलॉजी, ठीक। थिंकर से देख लीजिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो। ट्रिक बताऊं आपको मास्टर करने की थिंकर्स को, हमेशा एक्चुअली गेट टू द स्टोरी। हमारा दिमाग ना स्टोरी अच्छे से याद रखता है। कई बार बुक्स में जाकर अगर हम सीधे थियरीज को रटने की कोशिश करते हैं तो वो पहली बार आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो लगता है कि यार कुछ नया है, लेकिन आप ये देखिए, अगर प्लेटो थिंकर बने तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, वो किस टाइम में थे, किस लोकेशन में थे, उस टाइम लोकेशन में हो क्या रहा था, तो उससे आपको कंटेक्स्ट पता लग जाएगा कि वो थिंकर क्यों बना। आप सब इस बात में विश्वास रखते हैं कि हम में से मतलब एवरी वन ऑफ अस, वी आर एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, आवर रिएक्शन टू दी सिचुएशंस वी वर हैविंग और वी आर हैविंग इन आवर लाइफ। यानी कि हम जो भी हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस में हमने उन चीज़ों को कैसे रिलेट किया, कैसे रिएक्ट किया, तो हमारे एक्सपीरियंसेस तो हमें शेप करते हैं, है कि नहीं? तो हर एक थिंकर को मैं ऐसे पढ़ना है, उसकी स्टोरी में जाना है, ठीक है, फिर उसके वर्क पे जाना है, फिर उसके आइडियाज़ को फिर ब्रेक करके समझना है, और जब भी पढ़ना है तो हमें रिलेट करके पढ़ना है कि यार ये कहा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे आसपास क्या है। तो ये पूरा टॉपिक ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल बना देगा। मतलब नेक्स्ट लेवल इन द सेंस कि डिफरेंस आता है लोगों में 1 से 1.5 महीने में, मतलब व्हेन दे कवर दिस एंड अदर एस्पेक्ट्स, तो दे मतलब कितने सारे मेरे पास रेस्पॉन्सेज आते हैं, जैसे कि हमारा सोचना समझने में डेप्थ आ गई। मतलब गांधी जी को ज़्यादातर लोग वो क्रिटिसाइज करते हैं जिन्होंने कभी गांधी जी को पढ़ा नहीं, केवल गांधी जी के बारे में दूसरों की स्टेटमेंट्स को सुना है। लेकिन पीएसआर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि गांधीज्म को पढ़ो,
यहाँ पर गांधी जी अलग से आपके यहाँ पर भी है, देखो ओवरलैप है भाई। यहाँ पर गांधी जी को पढ़ लिया, वो गांधीज्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में केक वॉक है, तो वो डेप्थ आपको मिलेगी कि वाई सो मेनी पीपल आर स्टिल at international level referring to Gandhi ji, why Martin Luther King was referring to Gandhi ji, why Jack Walesa was referring to Gandhi ji, Poland के solidarity movement, USA की civil rights movement and many other leaders, Nelson Mandela साउथ अफ्रीका। तो यानी कि कुछ ऐसी बात तो नहीं है कि जो हमें नहीं पता और उन लोगों ने पढ़ी है, वो आप यहाँ पढ़ोगे सब कुछ, ठीक। और देखिए फिर आइडियोलॉजीज वाला पार्ट, तो थिंकर वाले पार्ट में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे तो यार काफी ज्यादा फोकस है हमारी गवर्नमेंट का, and questions are being asked in interview as well on Chanakya's relevance in contemporary Indian politics, in India's foreign relations। आप देख रहे हो गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है चाणक्य पर, तो यहाँ पर हम ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंकर। फिर आइडियोलॉजीज वाला पार्ट है, इसमें लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म। एक और पढ़ते हैं आप पोस्ट मॉडर्निज्म। मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म में जिस टाइम पर पढ़ाता हूँ ना, उसके बाद बच्चा कई बार मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मतलब 1-1.5 दिन तक कई बार अलग जोन में हो जाता स्टूडेंट। जिन्होंने पीएसआर ऑप्शनल लेना भी नहीं है ना, वो भी एक बार पोस्ट मॉडर्निज्म को जरूर पढ़ना। इट हैज सॉल्यूशंस टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ एंड ऑफ द वर्ल्ड। आफ्टर रीडिंग पोस्ट मॉडर्निज्म, योर आइडियाज विद रिस्पेक्ट टू so many conflicts that are going in the world, so much you can say evils which are in society, तो उनकी रूट्स को आप समझ पाओगे, उनकी सिग्निफिकेंस एज वेल एज हाउ इनसिग्निफिकेंट दीज थिंग्स आर, इसको समझ पाओगे। तो अलग जोन है पोस्ट मॉडर्निज्म का। अच्छा, यहां पर भी आप पढ़ोगे पोस्ट मॉडर्निज्म। फिर आपका थियरी में ना टॉपिक है पावर, तो पावर में भी पोस्ट मॉडर्न अप्रोच टू पावर आएगा, वहां पर भी आप पढ़ोगे, फूको को पढ़ोगे, तो वहां पर भी रिलेट करेगा। खैर, फिर आप यहाँ पर ये पॉलिटिकल थ्योरी अप्रोचेस, मतलब स्टेट, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपको मैंने बताई दिया। और हर एक यूनिट में देयर आइडेंटिफाइड थीम्स, वहीं से क्वेश्चन घूम फिर कर आता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अप्रोचेस टू थ्योरी ऑफ स्टेट। तो अब इस यूनिट में है क्या, सबसे पहले आइडिया ऑफ स्टेट। आइडिया ऑफ स्टेट पे, ऑरिजिन ऑफ स्टेट पे डिफरेंट आइडियाज हैं। एक है इवोल्यूशनरी आइडिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का आइडिया, मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द मार्क्सिस्ट आइडिया विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ऑफ स्टेट। तो डिफरेंशिएशन है कि यार ये अच्छा 3 ब्रॉड हेडिंग्स हैं। फिर हम आइडियोलॉजीज के बेसिस पे स्टेट के फंक्शंस को देखते हैं, फिर हम स्टेट के फंक्शंस और उसके चैलेंजेस को देखते हैं। तो कहने का मतलब लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म जो आप पढ़ते हो ना आइडियोलॉजीज में, एक बार आपने ये पढ़ लिया ना, यहाँ पर इसी का यूज आप थ्योरी ऑफ स्टेट वाले चैप्टर में भी देखोगे। तो एक डेफिनेट ओवरलैप यहां पर भी हो गया। जस्टिस मैंने बताया प्लेटो में पढ़ोगे, यहां पर भी पढ़ोगे। इक्वालिटी का आइडिया आप यहां पर भी पढ़ोगे, और इक्वालिटी का आइडिया आप एरिस्टोटल में पढ़ोगे, क्योंकि एरिस्टोटल में द आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, जो आप ये आइडिया पढ़ते हो इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब मैं आर्टिकल 14 पढ़ाता हूँ ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो वहां पर भी हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि मतलब you should actually get a grip over PSR optional as a whole and how it is fused within each other। मतलब ये अलग अलग नहीं है चीजें, ये जर्नी है कि PSR ऑप्शनल कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे आइडियाज इवॉल्व हुए हैं। और एक बार आपने पढ़ लिया और वो उसको इंटरलिंकेज हम जो साथ में डेवलप करते हैं कर ली, फिर आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। पेपर 1 सेक्शन बी को हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट स्ट्रेटजीज एंड पर्सपेक्टिव वाला पार्ट, कोर पॉलिटी टॉपिक्स वाला पार्ट, और एंसिलरी टॉपिक्स जिसमें कि हम सोशल मूवमेंट, ग्रासरूट मूवमेंट, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, इनको मान लेते हैं। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको मैं INM एंड स्ट्रेटजीज इन पर्सपेक्टिव कह रहा था, तो उसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था ना आपको कि हम गांधी जी की मास मूवमेंट्स को पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, गांधी से पहले से उठाकर लाते हैं टॉपिक को। हम पढ़ते हैं मॉडरेट से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म याद आ रहा है, दादा भाई नेहरू, MG रनडे के व्यू, बाल गंगाधर तिलक के लेटर लाल बाल पाल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट व्यू, फिर गांधीयन एरा, मिलिटेंट, रिवोल्यूशनरी मिलिटेंट, उनको पढ़ते हैं। मतलब ब्रिटिशर्स कहते थे मिलिटेंट, हम कहते हैं भाई रिवोल्यूशनरी। तो आपके टॉपिक ऐसे दे रखा है इन्होंने। फिर इसमें पीसेंट मूवमेंट, वर्कर्स का रोल, विमेन का रोल, ये सब हम यहाँ पर सब टॉपिक्स ओपन करके पढ़ते हैं।
फिर पर्सपेक्टिव में देखिए फिर आ गया लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ह्यूमनिस्ट, दलित। तो यहाँ पर आपने पेपर 1 सेक्शन ए में पढ़ा इन सब चीज़ों को, देखो यहाँ पर पढ़ा, और यहाँ पर फिर उसी का इंडिया के कंटेक्स्ट में यूज आ गया। फिर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये आप आपके जीएस वाले पार्ट में पढ़ते हो, याद है लक्ष्मीकांत में। लेकिन जब मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो मैं लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल को ओपन करता हूँ कि मतलब कैसे, क्या आज भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, दे आर हैविंग दिस लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल, इज लेगेसी नेसेसरली नेगेटिव। तो यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स को हम जानते हैं, जैसे वैलेंटाइन शिरोल क्या कह रहे हैं, क्रिस्टोफर बेले क्या कह रहे हैं, कुछ इंडियन स्कॉलर्स को भी हम कोट करते हैं, उनका क्या कहना है, प्रोफेसर MP सिंह का क्या कहना है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से हम पूरी जर्नी को ओपन करते हैं। आज के जो स्कॉलर्स हैं, अगर उनके भी कुछ इस पर पर्सपेक्टिव आते हैं तो हम उनको भी एक ही जगह कंसाइज आपके नोट्स में दे देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फिर ये आ गया आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो आप पार्लियामेंट पढ़ते हैं, पार्लियामेंट, फिर स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, PM, CM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सब यहाँ पर आप पढ़ते हैं। स्टैचुरी बॉडीज भी हैं, वही आपकी फाइनेंस कमीशन, UPSC, इलेक्शन कमीशन, CAG, सब वो टॉपिक्स हैं। आपकी 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर रिलेशंस, ये सब आप यहाँ पर पढ़ते हैं। प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी बताया था ना आपको, GS पेपर 3 के साथ ओवरलैप करता है। कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, काफी बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है। कास्ट का फैक्टर क्या है, रिलीजन का फैक्टर क्या है, क्या इंडियन पॉलिटिक्स में इसका कुछ पॉजिटिव रोल भी है? आप कहेंगे नहीं नहीं, इसका तो नेगेटिव रोल होगा, बताऊंगा कैसे पॉजिटिव रोल भी है। ठीक है, पार्टी सिस्टम, ग्रास रूट मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, और जैसे सोशल मूवमेंट वाला टॉपिक है, ये भी 2 जगह आपके यहाँ सिलेबस में है। ठीक है, अब देखो ग्रास रूट डेमोक्रेसी आपने यहाँ पढ़ी, और ग्रास रूट मूवमेंट यहाँ पर अलग से मेंशन है, ग्रास रूट एंड सोशल मूवमेंट। तो एक बार एक जगह आपने डेमोक्रेसी पढ़ लिया, फिर ग्रास रूट में क्या चैलेंजेस वहां पर आ रहे हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ पर मूवमेंट्स हुई हैं, हम उसको यहाँ पर पढ़ते हैं। इसका रोल आपके पेपर 2 सेक्शन ए में भी है। पेपर 2 सेक्शन ए को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक मतलब समझ लीजिए कि पेपर 2 जो है ना, वो पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस है। पॉलिटिकल साइंस पेपर 1, थियरी, थिंकर, आइडियोलॉजी पेपर 1 सेक्शन ए। इंडिया में क्या है, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पेपर 1 सेक्शन बी में क्या कर दिया, इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन और आपके एंसिलरी टॉपिक्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसी वजह से पेपर 1 सेक्शन ए में जो हमने थियरी आइडियोलॉजी सीखी है ना, उसका इस्तेमाल हम करेंगे पेपर 1 सेक्शन बी में। ठीक है, पेपर 2 में क्या है, सेक्शन ए में थियरी वाला पार्ट आ गया, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ग्रुप्स आ गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ गया, और पेपर 2 का सेक्शन बी क्या, इंडिया सेंट्रिक हो गया। तो यानी कि दोनों ही पेपर के जो सेक्शन बी है दे आर इंडिया सेंट्रिक। वहां पर इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट आ गया, पॉलिटी का रूट पेपर 1 सेक्शन ए में आ गया। पेपर 2 में सेक्शन बी में इंडिया एंड द वर्ल्ड आ गया, और इसके बैकग्राउंड जो है, मतलब IR का जो बेस है वो यहां आ गया, IR की रूट यहां आ गई। देखिए जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यहां पर 3 यूनिट आती हैं, नेचर, अप्रोचेस, पर्सपेक्टिव, लिमिटेशन, स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। इसका ओवरलैप आपके पेपर 1 सेक्शन ए टॉपिक नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस के साथ भी है। मैंने जो इंटरलिंकेजर वाली लिस्ट दी है ना, उसमें भी ये मेंशन है। तो आप उसके साथ रिवाइज करेंगे तो केक वॉक हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। आइडेंटिफाइड थीम्स हैं, अल्टीमेटली क्वेश्चन घूम फिर के वहीं से आता है। जब हम पूरा पढ़ते हैं, कंटेंट में देखते हैं, तो कॉन्फिडेंस हमें मिल जाता है। फिर देखिए थियरीज, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन यहां पर भी है, और पेपर 1 सेक्शन ए में जो थ्योरी ऑफ स्टेट वाला पार्ट है, उसमें भी एक तो आपका अलग से हेडिंग है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। वहां पर एक बड़ा हेडिंग है, यहां पर भी है। मैंने कहा था ना 3 जगह। अभी जब हम कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न पढ़ते हैं तो वहां पर भी ग्लोबलाइजेशन का रोल है। तो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का बेस आइडिया तो वही है। अब यहाँ IR के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, वहाँ थियोरेटिकल कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, यहाँ चैलेंजेस के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो एक बार अगर मैं कहूँ कि यार ग्लोबलाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन आए, तो डू यू हैव सर्टेन पॉइंट्स रेडी? यस यू हैव। यार बेस आइडिया, इस पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, सब तैयार होने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे मेरे स्टूडेंट्स ने इन चीज़ों को कंसाइज किया है कीवर्ड्स की फॉर्म में, जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिला। मैं एग्जांपल देता हूँ, चलिए आपको। ये देखिए, अब जैसे आपने ग्लोबलाइजेशन जब पढ़ लिया, तो मैं उसके बाद कहता हूँ स्टूडेंट्स को, क्लास में प्रैक्टिस करते हैं कि अब आप पूरे चैप्टर को ना, पूरी यूनिट को जो मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, अब आप उसको ना कीवर्ड के फॉर्म में डिवाइड करो कि यार हेडिंग क्या थी,
और उसके अंदर मैंने क्या क्या पढ़ाया, ठीक। और लास्ट में फिर लिख दो व्हाट आर द क्वेश्चन थीम्स विच आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो जब क्वेश्चन थीम लिखो तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी आपने यहां पर नोट किया है, जिससे कि आंसर राइटिंग के लिए जो रिकॉल वैल्यू है हमारी, वो रिवीजन करते समय ही हो जाए। जैसे डेफिनेशन पर हमने पॉइंट्स डाल दिए, यहां पर इवोल्यूशन डाल दिया, फेजेस रख दिया, और अप्रोचेस, सारी अप्रोचेस जो है एक जगह कर दी। अब जब भी एग्जामिन से क्वेश्चन आएगा, हाइपर ग्लोबलिस्ट अप्रोच क्या है, स्केप्टिकल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट क्या है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, लॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इस पे कुछ स्कॉलर्स सब टिप्स पे हो जाएंगे आपके। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन नेशन स्टेट, अब देखिए ये नेशन स्टेट पर है, वहां पर ऑन सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट है, तो एक डेफिनेट ओवरलैप वाला पर्सपेक्टिव हमने रख दिया यहाँ पर। चैलेंजेस एक जगह ऐसे कर दिए शॉर्ट में, स्कॉलरली पर्सपेक्टिव रख दिया, अदर स्कॉलर्स को भी कोट कर दिया जिनको हम कर सकते हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट रख दिया। और देखिए ये हमने ग्लोबलाइजेशन 4.2, अगर आज के टाइम पे ये थीम चल रही है, एक जगह ये मेंशन कर दिया शॉर्ट में। फिर हमने क्वेश्चन थीम्स को ऐसे लिस्ट कर लिया, और देखिए पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं लिखे, हमने थीम लिखी। यार ग्लोबल विलेज से क्वेश्चन आया 10 मार्कर, चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट विद रेफरेंस टू ट्रांसनेशनल एक्शंस, ग्लोबलाइजेशन पर्सपेक्टिव वेस्टर्न वर्ल्ड। तो अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो मुझे बताइए पीएसआर आपको नहीं लगेगा कि ऑन टिप्स हो रहा है? मैंने कहा 3 जगह है ये। एक जगह ग्लोबलाइजेशन पे मैंने सब कुछ कंसाइज करा लिया स्टूडेंट से, हमने कर लिया है प्रैक्टिस, तो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पूरा पीएसआर सिलेबस हमें ऐसे ही कंसाइज कर लेना है, ऐसी शीट्स में। अब यही यूनिट आप अगर, जो मैं डिटेल आपको नोट्स देता हूँ क्रक्स नोट्स, वो आपको ज्यादा पेजेस में मिलेगा, क्योंकि पहले हम बिल्कुल बेस से सब कुछ समझा रहे हैं, वो रिवाइज भी कर लिया आपने। फिर अल्टीमेटली हमें यही करना है, ठीक है ना। फिर अप्रोचेस में देखिए रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, आइडियलिस्ट। और आइडियलिस्ट और मार्क्सिस्ट ये क्या आपने पहले नहीं पढ़ा? पेपर 1 सेक्शन में पढ़ा है, देखो ओवरलैप है। तो ऐसा नहीं है कि इनको अलग से चैप्टर और टॉपिक गिनेंगे आप, तभी मैं कह रहा हूं ये ब्यूटी है पीएसआर की, और अपने आप में ओवरलैप कर रहा है। ये छोटा है सिलेबस अगर देखा जाए तो, इसकी सही समझ होनी जरूरी है जो इंसान इसको ले रहा है, और ये समझ के लिए आप इस वीडियो में है। की कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यहां पर हम पढ़ते हैं नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, सिक्योरिटी डिलेमा क्या है। तो नेशनल इंटरेस्ट आपने सुना है कितनी बार, लेकिन जेनरिक वे में सुना है। यहां पर हम उसके अंदर जाते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स को समझते हैं। फिर चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर, कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा है, चैलेंजेस। फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ये सब आपने सुने हैं। जैसे इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, तो इसमें हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, और इसमें से why they were in news recently, that becomes important for us. IMF was in news due to vote quota and how West has been using IMF as a tool, not just for economic advantages but for geopolitical advantages as well. तो उस एंगल से हम इसको पढ़ लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, फंक्शन समझते हैं, फिर ये वाला एंगल समझ लेते हैं। फिर यूएन और यूएन की एजेंसीज को आप इस चैप्टर में पढ़ लेते हो। फिर ये EU, आसियान, एपेक, सार्क, नाफ्टा, देन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न। अब ये वाला जो टॉपिक है ये डेफिनेट आपको ऐसे में भी हेल्प करता है, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, एनवायरमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। और मैं जब आपको थियरी थिंकर वाला पार्ट पढ़ा चुका हूँ ना, तो जो फिलोसफिकल वाली थीम आती है ऐसे में, वो आपकी कवर हो जाती हैं। फिर ये आपका पेपर 2 सेक्शन बी, ये है आपके पीएसआर सिलेबस का लास्ट पार्ट। इसमें टॉपिक देखिए, पहले हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं। फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आ जाता है। इंडिया साउथ एशिया, इसमें हम ओपन करते हैं, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल, इंडिया मालदीव्स, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, ये यहाँ पढ़ लेते हैं। फिर ग्लोबल साउथ में हम इंडिया अफ्रीका, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया आसियान, ये पढ़ लेते हैं। ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर में फिर हम इंडिया रशिया, ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर ना, इंडिया रशिया, इंडिया यूएस, इंडिया EU, इंडिया चाइना, ये यहाँ पढ़ते हैं। फिर इंडिया एंड यूएन सिस्टम में इंडिया का यूएन में रोल पढ़ते हैं। अब देखो यूएन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ओवरलैप है। यहाँ पर इंडिया के कंटेक्स्ट में है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कंटेक्स्ट में इंडिया का रोल। इंडिया रिफॉर्म्स चाहता है, कैसे वो आएगा, क्या चैलेंजेस हैं, what we stands to gain, what we stands to lose if we continue this debate of being part of UNSC as a permanent member. फिर आपका यूएन इकोसॉक, यूएन की अदर एजेंसीज, ये आ गई। इंडियन न्यूक्लियर क्वेश्चन, आपकी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अभी क्या पॉलिसी है, क्या उसके एडवांटेज हैं। फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, रीसेंट जो चेंजेस हैं, जैसे यहाँ साउथ एशिया में हमने बांग्लादेश कर लिया। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स में बांग्लादेश को लेकर अगर हमारी पॉलिसी में कुछ चेंज आएगा तो वो हम यहाँ पर रीसेंट में अलग से हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि वहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है।
पाकिस्तान को लेकर जो पॉलिसी, अफगानिस्तान को लेकर पॉलिसी है, क्योंकि तालिबान के साथ हमने फॉर्मल रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करे, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी, तो उसको लेकर जो डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। तो मतलब थीम्स कोई ऐसी नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स है, जो भी आप नोट्स में पढ़ेंगे, जो क्लास डिस्कशन में होगा, क्वेश्चन वहीं से आता है, और पीवाईक्यूज को देखकर हम थीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। अब कई बच्चों का डाउट होता है कि सर बुक्स बता दीजिए, बुक्स कौन सी रेफर करें। तो चलिए बेसिक बुक्स की बात करें। ओपी गाबा, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, बहुत ही अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। लेकिन कई बार बच्चों को ना स्टार्टिंग में इसकी लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल लगती है। तो दूसरा ये पॉलिटिकल थ्योरी, राजीव भार्गव, दिस इज ऑल्सो गुड बुक। इस पर एंड्रू हेवुड भी है, लेकिन आप पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी सारी बुक्स को पढ़ो, ठीक है। जो मैं आपको क्रक्स प्रोवाइड करता हूं नोट्स, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जो ये बेस्ट बुक्स हैं, इन सब के नोट्स मैंने इसमें रखे हुए हैं, और सोर्स में मेंशन भी किया हुआ है कि देखो दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, वाज वेरी वेल डन फ्रॉम ओपी गाबा, तो आप इसको यहां से रेफर करो, तो अल्टीमेटली विल सेव टाइम ना। तो इनको कंसाइज फॉर्म में हमने यहाँ पर दिया हुआ है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे जैसे ब्रायन आर नेल्सन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक है, लेकिन आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे जो कंटेंट चाहिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर रख दिया है, तो यू सेव टाइम ना। इग्नू को भी मैंने सोर्सेज मेंशन कर रखा है चैप्टर वाइज, जहाँ पर हमने वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर कंटेंट को डाला है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे एमपी सिंह, एडिशनल रीडिंग्स में एंड्रू हेवुड, मतलब एंड्रू हेवुड की तो मल्टीपल बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, बट अल्टीमेटली दैट इज अगेन सॉर्टेड इनटू योर क्रक्स, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा कि यार ना, आप ना क्रक्स जो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, उसको आप 3 बार एटलीस्ट पढ़ो। हैव दिस प्रैक्टिस। 2 प्रिंसिपल मैं बताता हूँ। एक तो ना अपनी प्रिपरेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंपल मीन्स इट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेप्स विच आर रियलिस्टिक, विच कैन बी अचीव्ड, ऐसा रखना है हमें, ठीक है। और दूसरा, रिविजन इज योर रिलीजन। और रिवाइज हम मल्टीपल सोर्सेज को नहीं कर सकते बार बार, इतना आपके पास टाइम नहीं है। आपको जीएस भी मैनेज करना है, करंट अफेयर्स भी मैनेज करना है, सीसेट भी प्रैक्टिस करना है, यू हैव लॉट टू डू। तो आप क्रक्स जो नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और जो क्लास में मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा हूं, उसके क्रक्स में ही आप उसको अपडेट करते रहते हैं रनिंग नोट्स की तरह। तो अल्टीमेटली आप इसी को 3 से 4 बार पढ़िए। ऑलरेडी इन बुक्स का कंटेंट यहां पर आपका रेडी है। सेव टाइम। इफ समवन हैज डन हार्ड वर्क फॉर यू एंड मेड दिस अवेलेबल हियर, तो सेव टाइम ना, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो होगी हमारी शॉर्ट नोट्स की, क्रिस्प नोट्स की, जैसे मैंने आपको कीवर्ड और क्वेश्चन थीम एक्सरसाइज को भी शो किया एक स्टूडेंट के, क्लास स्टूडेंट के। आ रही बात समझ में? ये हमारा लॉजिकल स्टेप होना चाहिए। और मैं कहता हूँ 3 से 4 बार आपने पढ़ लिया, तो कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है दैट मतलब अब उनको लगता है कि सर इतनी बार पढ़ लिया, हमें सब कुछ याद भी है, सो व्हाट टू डू नाउ। बट आई वांट टू कीप दिस इंटरेस्ट इन PSIR ना, तो मैं कुछ एडिशनल न्यू पढ़ना चाहता हूँ, कुछ लैंग्वेज एनरिचमेंट चाहता हूँ। तो लैंग्वेज एनरिचमेंट के लिए फिर मैंने आपको टॉपिक वाइज बता दिया है, तो फिर आप सेलेक्टिवली रेफर कर सकते हैं, राइट। बहुत ही छोटी सी बुक है, एंडी ह्यूड की पॉलिटिकल थ्योरी आपने उठाया, ठीक है। आज मैं रिवाइज कर रहा हूँ जस्ट से इक्वालिटी, तो ठीक है, मैं इक्वालिटी वाले पार्ट को एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ, कुछ मुझे 4-5 लाइंस अच्छी मिल जाएंगी, बट दैट शुड बी एट द लेटर स्टेज, क्योंकि सब कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर मेंशन है। क्लियर है बात? मतलब दिस इज माय एडवाइस टू यू। हाँ, एनसीईआरटीज कहेंगे तो एनसीईआरटी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थियरी, ठीक है, ये 2 एनसीईआरटी बहुत अच्छी हैं PSR ऑप्शन के स्टूडेंट के लिए, कि शुरुआत से इसको मतलब करना ही करना है, ठीक है। इट गिव्स यू अ गुड बेस, राइट, और द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। और 2 और एनसीईआरटी हैं, वो तो मतलब केक वॉक वाली हैं, मतलब बहुत ही बेसिक है, किसी दिन वीकेंड पर बैठो और स्विफ्ट रीडिंग से कंप्लीट कर दो। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, बेसिक से कॉन्सेप्ट स्टोरीज के फॉर्म में 4-4 पेज में एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तो अब आपका लेवल इतना है कि वो आप क्विकली कर सकते हो, मतलब टारगेट बना लो 20 पेजेस का, 10 पेजेस का, इन एनसीईआरटीज को कंप्लीट कर दो। दोबारा रिपीट करूं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थियरी। एनसीईआरटीज हैं, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको बेसिक से समझाया गया है, राइट। आईजीपी वाले पार्ट के लिए बिपिन चंद्रा आप रेफर करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा जो आपका क्रक्स है उसमें जितना ज़रूरी कंटेंट चाहिए मैंने ऑलरेडी दे दिया है, बिपिन चंद्रा से, अदर सोर्सेज से भी। पॉलिटी वाले पार्ट के लिए
एनालिटिकल एस्पेक्ट के लिए डीडी बासु इज़ अ गुड बुक। मैंने कहा भाई लक्ष्मीकांत पे स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में अच्छा है बट एनालिटिकल एस्पेक्ट कम है, तो वो डीडी बासु में अच्छा है, बट वो भी मैंने आपके ऑलरेडी नोट्स में ऐड कर दिया है। आईजीपी के लिए फिर ये भी बुक है, एएस नारंग, एक ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है। इसमें सेलेक्टिव एसेज जो है काम के हैं आपके। अब ये ऐसा नहीं है कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन पे आप कंप्लीट इस बुक को पढ़ेंगे, ग्रीन कवर में आती है, बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली पढ़ने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा क्रक्स को ही मल्टीपल टाइम रेफर करो। अगेन मैं सेम कहूँगा आपको, लास्ट स्टेज पे 3 से 4 बार आपने रीड कर लिया, आपके पास एनफ टाइम है, तो आप सेलेक्टिवली लैंग्वेज एनरिचमेंट के लिए रेफर कर सकते हो। बुक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहीं पर एडिशनल रीडिंग ये हो गई। ऐसे ही इसके लिए मतलब जॉन बेलिस अमंग द मोस्ट फेमस बुक फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये बहुत अच्छी बुक है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आप ये समझिए, ये ना समझिएगा कि बेलिस है तो कुछ हाई फाई बुक होगी। मैं आपको बताऊं, कई सारे इंडियन राइटर्स से ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में ये फॉरेन राइटर्स की बुक है ऑन पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। ग्लोबल पॉलिटिक्स पे एंड्रयू हेवुड, इग्नू, लेकिन अगेन इन सभी का को सोर्स मानकर मैंने ऑलरेडी आपके नोट्स में दे दिया है। एडिशनल रीडिंग्स सेक्शन बी के लिए जो आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड है, तो देखो कहा तो जाता है कि यार एमईए की वेबसाइट, लेकिन एमईए की वेबसाइट पे मैं आपको बताऊं जो कंटेंट है, जैसे इंडिया और से मालदीव्स आप रेफर कीजिएगा तो उसमें ना हिस्ट्री फैक्ट्स उसके बारे में बता रखा है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे मोस्ट ऑथेंटिक आपको मिलेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनालिटिकल आएंगे, डायमेंशन बेस्ड आएंगे, है ना, इंटरलिंकेज वाले आएंगे। तो अगेन आपके नोट्स प्लस पल्स, पल्स मस्ट है, मतलब जो पीएसआर पल्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उसमें इन सोर्सेज को ऑलरेडी मैं रेफर कर रहा हूँ। एमई की वेबसाइट, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस तो काफ़ी बेसिक ही है, ORF, IDSA, ICWA, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, कार्नेगी एंडोमेंट, EPW, आई एम ऑलरेडी रेफरिंग देम एंड मेकिंग योर पल्स, ठीक है। वैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे अर्शवी पंत की बुक है, दैट इज ऑल्सो गुड। अब डेविड एम मेलोन पहले बहुत रेफर करते थे स्टूडेंट पीएसआर वाले, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये बुक एक्चुअली पुरानी हो चुकी है, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब काफ़ी इवॉल्व हो रही है। बेस से पढ़ने के लिए, हिस्ट्री जानने के लिए ठीक है, बट जो क्वेश्चन है उसमें हिस्ट्री आपको बेस अंडरस्टैंडिंग देती है, बट क्वेश्चन जो है वो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट डायमेंशंस मतलब उसी पर आते हैं, ठीक है। पास्ट में हमने क्या किया उसका बस हमें एक मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि वो आपके आंसर का कोर कंटेंट ही बनेगा। कई बच्चों को लगता है कि आईआर की जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो हमें रटना होता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में ये सब हुआ, वो क्या हुआ और उसका पता होना वो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि दैट इज गोइंग टू बी द कोर कंटेंट, ठीक है ना। जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन है, तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस है, मतलब जो चैलेंजेस हैं हमारे क्या क्या हैं और कितनी तरह की डिप्लोमेसीज हम यूज करके देख चुके हैं और अभी हमारा ट्रांजिशन किस तरह की डिप्लोमेसी की तरफ है, ये है। तो उसमें हाँ हिस्टोरिकल बेस केवल यूज हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक कि उसी को कोर पूछ रहा है, राइट। चलिए, तो अब हम सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं कि भाई आपको ये सारी की सारी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है एक गो में, ठीक है। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो ऐसे में जो कंटेंट है, मेरा जो क्रक्स है, उसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि सारे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं टॉपिक वाइज, और मैंने मेंशन किया हुआ हर एक यूनिट में, ठीक है। और हर एक यूनिट में फिर मैंने ना एक एग्जाम एक्सरसाइज वर्कबुक दे रखी है आपको। तो थिंकर की फोटो है, ठीक है, और वहाँ पर स्पेस है, तो जो मैंने आपको बताया वो उसको लिख लो। इसमें जो कोर डायमेंशन जैसे आईआर है, तो जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, ये 3 है, और 3 के अंदर फिर आपको फिल करना होता है। वो मैं ऑलरेडी आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ और नोट्स में भी आपको बता देता हूँ। फिर आपको कहता हूँ कि यार अब आप रिवाइज करोगे ना जब क्लास के बाद, तो उसको ना फिल कर लेना। तो ऐसे में क्या है, उस वर्कबुक जो आप करोगे यूज, उसको मतलब मेक दिस एज अ हैबिट कि क्लास के बाद मुझे वर्कबुक एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको मल्टीपल सोर्सेज पे जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो पीस बाय पीस चलना है। अल्टीमेटली मैंने कहा कि स्मॉल मतलब सिंपल एंड स्मॉल स्टेप्स, कि मुझे आज का लेक्चर लेना है, लेक्चर के बाद एक क्विक रिवीजन करना है। मैं आपके साथ टेलीग्राम में एक 1 पेजर एक्सरसाइज करता हूँ यहाँ पर, जैसे एग्जांपल शो कर देता हूँ आपको। जैसे ये रही 1 पेजर एक्सरसाइज, तो आपको इसके नीचे अपने नोट्स सबमिट कर देने हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर ना हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी के साथ। ये रहा जून जंबो, फिर नेक्स्ट मंथ कुछ और होगी, तो उसमें से जो बेस्ट आंसर होता है, फिर बेस्ट आंसर को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ये बेस्ट आंसर था हमारा आज के लिए, मतलब कल के लिए, तो आज हमने इसको हाईलाइट कर दिया। तो जस्ट गेट इनटू द प्रैक्टिस। भले ही अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप अगर बेस्ट आंसर्स को भी देखते रहोगे ना,
तो यू विल फाइंड कि अच्छा ये डायरेक्शन है, ये चीज़ वो मतलब अच्छा लिख रहे हैं, और उन्होंने क्या अच्छा करा है मैं उसके बारे में बताता हूँ। आंसर राइटिंग पर हमें खास ध्यान शुरुआत से देना है। मैनी स्टूडेंट्स व्हाट दे आर डूइंग, उन्हें पीएसआर ऑप्शन में मज़ा आ रहा है और इतने मज़े में है कि वो चीज़ों को समझते तो जा रहे हैं, बट दे हैव जेनरिक आइडिया ऑफ द टॉपिक, बट हाउ मच क्लैरिटी यू हैव विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम कैन ओनली बी जज्ड बाय योर आंसर राइटिंग। ठीक है, तो आंसर राइटिंग पर हमें शुरुआत से ही ध्यान देना है। इफ़ यू कंप्लीट फ्यू टॉपिक्स एंड यू रिवाइज देम, आफ्टर दैट स्टार्ट आंसर राइटिंग। और वहाँ पर आंसर राइटिंग करने से पहले चाहे आप रिवाइज कर लो और फिर आंसर लिख लो, क्योंकि शुरुआत में आंसर राइटिंग अपने आप में रिविजन का एक मोड हो जाएगा। फिर ग्रेजुअली आपको चीज़ें रिटेन रहने लगेंगी, फिर आपको बिना देखे भी फिर आप आंसर लिख पाओगे। ठीक है, बट फोकस ऑन दैट। पॉलिटिकल साइंस इन पॉकेट ये इनिशिएटिव है, यही वन पेजर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली हमें कंसाइज कर लेना है पूरी पॉलिटिकल साइंस को। हैव सर्टेन फोल्डर्स इन फोल्डर विद यू, कि एक फोल्डर है आपके पास या कोई एक डायरी है, उसमें उसको आपने डिवाइड कर लिया, पेपर 1 सेक्शन ए सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन ए सेक्शन बी, और आपको ना अब यूनिट वाइज जो भी कीवर्ड्स हैं, पता है कि यार ये 4 थीम है, इन 4 थीम पे क्या कीवर्ड्स हैं, कुछ स्कॉलरली स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उन सबको हमें कोट करना है, एक जगह ना शॉर्ट में लिख लेना है। और आपको ना ज़्यादा, मैं आपको कहूँगा ज़्यादा ध्यान दीजिए कि इनका यूज़ कैसे करना है। अब पूरे पीएसआर सिलेबस में से स्टेटमेंट्स को अलग से लिखने लगे काफ़ी ज़्यादा समय आपका लग जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ एक तरीका। आप डायरेक्टली क्या करो, इसका इस्तेमाल कर लो। यह है पीएसआर की कोट किट, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है आपके लिए। ऑल इंपोर्टेंट स्कॉलर्स, कोट, स्टेटमेंट्स, पूरे पीएसआर ऑप्शनल के आई हैव कंपाइल्ड फॉर यू। ठीक है, ये सब मैंने कंपाइल किए हुए हैं यहाँ पर टॉपिक वाइज, और ये आपको ऐसे में भी हेल्प करेगा। ठीक है, जीएस पेपर 4 में भी हेल्प करेगा, हर जगह हेल्प करेगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं पीएसआर ऑप्शनल से मतलब जो सिलेक्शन रेशियो वो कैसा है। जैसे ये जो पाई चार्ट है आप इसमें देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शंस हैं वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से हैं। तो उसका एक रीज़न क्या है वो अब तक आप समझ गए होंगे, स्ट्रेटेजिक ओवरलैप, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यूज इन आपके मतलब आप उसको कंसाइज कर सकते हो अपनी पीएसआर ऑप्शनल को, जीएस वाला टाइम भी बचा सकते हो, और हाईली रिलेवेंट सब्जेक्ट है। राइट, तो अगर सब कुछ हो गया आपको क्लियर तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर इन कमेंट्स। आई होप आज का ये जो सेशन है ये आपकी तैयारी में कुछ सही दिशा देगा, राइट डायरेक्शन देगा। आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो इफ दिस सेशन हेल्प यू, यू कैन ऑल्सो शेयर। मतलब मैं तो कहूँगा कि इस वाली वीडियो को सेव कर लीजिएगा। पूरी पीएसआर जर्नी में ऐसा हो सकता है बीच बीच में आपको रेफर करनी पड़े। ठीक है, कहीं सेव करके हाईलाइट कर लीजिएगा कहीं उस लिंक को, कि जब भी आपको लगे कि हाँ डायरेक्शन लेस हम हो रहे हैं, जस्ट ओपन दिस वीडियो एंड जस्ट सी द पॉइंट्स, जैसे क्लैरिटी आ जाए कि यार ये नेचर है पीएसआर का, ऐसे अप्रोच करना है हमें टॉपिक को, ये करना था हमें, ये हम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इट हैपेंस, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। ठीक है, जैसे जब हम स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को तो हम प्लेटो के बारे में बात करते हैं, प्लेटो, उनकी विजडम। तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना केवल आइडियलिज्म नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ठीक है आइडियल्स यू शुड हैव, बट एग्जाम क्लियर करने के लिए यू नीड क्लेवरनेस, यू नीड सम कंपोनेंट ऑफ चाणक्य, मैकियावेली इन यू, सो दैट यू आर क्लियरली फोकस कि यार मुझे, मेरे पास ये लिमिटेड टाइम है, मेरे पास 5.5 से 6 महीने हैं जिसमें मुझे पीएसआर ऑप्शन कवर करना है, एंड आई एम गोइंग टू मास्टर। और मास्टर करने के लिए क्या करना है, जो अप्रोचेज मैंने सिखाई हैं इसका इस्तेमाल करो। नोट्स मेरे आपके पास ऑलरेडी होंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने शायद क्लासेस ले ली होंगी या एनरोल कर लिया होगा, नहीं एनरोल किया तो यू कैन डायरेक्टली एनरोल पीएसआर ऑप्शनल। ये पीएसआर टॉपर सर्च करोगे डायरेक्टली यहाँ पर हम कनेक्टेड रहेंगे। और जो मास्टर ग्रुप है वो ये है, आप सर्च करेंगे ना शशांक त्यागी 4U, तो ये आ जाएगा शशांक त्यागी करके टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भी आपको अपडेटेड कंटेंट, डिस्कशन, टारगेट्स, मेंटरिंग का जो मैं अलग से लिंक देता हूँ जूम का, वो सब मिलता रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।